जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिष्य एकेडमी में। साथियों, हम यूपीएससी सीएससी 2020 का जो जीएस का जो पेपर है उसे सॉल्व कर रहे हैं और उसके अंदर हम देख रहे थे कि हमें किन क्वेश्चंस में किस तरीके की अप्रोच लगानी है, थॉट डेवलप करना है, हमें कुल मिलाकर यह है। और मैं आपसे एक विनती हमेशा यही करूँगा कि आप प्लीज़ जो वो ट्रिक वाली जो वीडियोज़ है ना उनकी तरफ मत भागिए। ठीक है, देखिए, ट्रिक बहुत शॉर्ट टाइम तक के लिए रहती है और जो थॉट आपका एक बार विचार बन गया, क्योंकि यूपीएससी का आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी एक जो वर्ड लिखा होता है इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, मतलब आपका दिमाग तरीके से बौद्धिक क्षमता ठीक होगी। तो उसी के लिए हम ये वाली जो पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहे हैं, आप देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी ऐसी क्लासेस होंगी, लेकिन हमारे पास हिंदी मीडियम में इस तरीके की क्लासेस नहीं है जहाँ पर हमें थॉट प्रोसेस सीखना है पीवाईक्यूज़ के थ्रू। हाँ, है सब्जेक्ट वाइज है, बट उसके अंदर आप एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं ना पेपर वाइज, उसका जो मर्म जिसे हम कहते हैं वो नहीं निकाल पाते। तो उसकी उस ओर जो है हमारा ये कदम है कि हम लोग पीवाईक्यू के साथ साथ किस क्वेश्चन में किस तरीके के थॉट डेवलप करने हैं और क्या हमारे कॉन्सेप्ट लगेंगे हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें जो बौद्धिक क्षमता है उसको बढ़ाने की इसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम 54 54 क्वेश्चन तक हम लोग लगभग प्रैक्टिस कर चुके थे, जो कि हमने पिछले 3 पार्ट में बना करके जो प्लेलिस्ट है उसमें अपलोड कर रखी है। प्लीज़ आप पहले वहाँ जाकर वो वीडियोस देखें। 54 क्वेश्चंस तक में हमने लगभग थोड़ी बहुत पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, तो यहाँ से शुरू होंगे थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे हम 55 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ से सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो में साथियों आज हम सारे के सारे जितने 100 क्वेश्चन हैं पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिएगा और चलिए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 55th क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर हम किस तरीके की हमारी दिमाग लगाएंगे या फिर हमारी बुद्धि काम करेगी। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? ठीक है, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं कि यहाँ हमें कौन सी बुद्धि लगानी है। ए है, कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। ठीक है, दूसरा, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा। और कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और कुछ और जो अन्य निजी स्वामित्व वाला। अच्छा दोस्तों, हम जानते हैं जब भी हम छोटे होते हैं या फिर अभी भी हमारे घर में जब कुछ मेहमान आते हैं और जो मेहमान का जो सबसे, मान लो कि सबसे शरारती बच्चा, आपको मालूम है कि ये आएगा तो मेरा घर तहस नहस करेगा, मेरे भाई के बच्चों के जो भी हैं खिलौने लेकर के जाएगा, तो हम क्या कोशिश करते हैं, जो बच्चा होता है उसके ऊपर हम निगरानी रखते हैं ना कि भाई तुझे यहाँ से नहीं हिलना है। उसके ऊपर हम हमेशा देखते रहते हैं कि भाई तू यहाँ से नहीं है, क्योंकि वो बाहर का आया हुआ है और बाहर का आया हुआ होगा अगर, तो तुम्हारे साथ कभी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है तुम्हारे खिलौने लेके लिए रोने लग जा, हो सकता है कि तुम्हारी जो फेवरेट चीज़ है उसे फेवरेट लग जा, वो वहाँ से ले जाने के लिए जिद करने लग जाए। तो उस तरीके की जो चीज़ें होती हैं। और देखो यहाँ पर ये हमें ऊपर हिंट, देखो IAEA सुरक्षा उपाय नहीं पता, मुझे भी ये नहीं पता है ईमानदारी से बताऊं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये देखने का अधीन रखे जाते हैं, कुछ तो रखे जाएंगे और अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। अब खुद सोचो, वो थॉट जो हमने लगाया है कि अन्य को नहीं रखा जाएगा, कुछ बच्चे जो होते हैं हमारे घर में आकर शांति से खेलते हैं, तो हमें वो वाला थॉट अपनाए। अब देखो पहला ऑप्शन देखें, कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हो और अन्य थोरियम का। कैसे? यहाँ पर अधीन रखने की बात की और अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। ठीक, तो मतलब एक कॉन्सेप्ट हमें ये लगाना है जो बताया है ना कि बच्चा जिसको निगरानी करते हैं क्योंकि वो बाहर से आ रखा है, वो आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। देखो यहाँ पर कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, मतलब बाहर से आया हुआ है यूरेनियम, और अन्य घरेलू उपर्त का, मतलब जो भारत से जो कुछ घरेलू जो निकलती हैं उनसे। और बाकी सब में देखेंगे ना, एक कॉन्सेप्ट देखना आप यहाँ पर, यूरेनियम और थोरियम। फिर यहाँ देखना, कुछ विदेशी उद्यम में संचालित होता है और अन्य घरेलू उद्यम, कुछ विदेशी, मतलब क्या, कौन सा उद्यम, कैसा उद्यम। और जरूरी थोड़ी IAEA सुरक्षा उपाय हर उद्यम पे ही लगता होगा, है ना। हमें एक पर्टिकुलर चीज़ तो होगी जिसके सुरक्षा उपाय, और सुरक्षा उपाय किन चीज़ों के, यूरेनियम आप सभी जानते हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व, वो जो है तत्व है,
तो उसके लिए तो हो सकता है। अब मेरा अधिकतर तो ध्यान जाएगा, बता दें आपको, मेरा अधिकतम ध्यान जाएगा ए एंड बी पर, ठीक है, क्योंकि सी और डी किसी भी तरीके से वो नहीं जा रहा। अब ए एंड बी में आप देखें, कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हो, अन्य थोरियम का, और यहाँ देखो कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हो और अन्य घरेलू आपूर्ति का। आप अधीन रखे जाते हैं, मतलब इसके अंदर रखे जाएंगे और बाकी को इसके सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाएंगे। क्या थोरियम और इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है उस तरीके का, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर तक हम पहुंचेंगे बी। देखो हमें ना एग्जैक्ट आंसर किसी का नहीं पता होगा। मैं यूपीएससी पूरा, आप कितने भी पेपर लगाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 30 क्वेश्चन जो होंगे आप जो पढ़े होंगे वो होंगे, अदरवाइज बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे आप देखेंगे कि सारे अननोन मिलेंगे, ठीक है। तो उनसे कैसे डील करनी है, उन्हें कैसे टैकल करना है, हमें वो देखना है इन पूरी पीवाईक्यू सीरीज़ के दौरान। हम कोशिश करेंगे सारे 2013 से लेकर के 25 तक के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, साथ ही उनमें किस तरीके की अप्रोचेस वगैरह लगेंगी वो हम साथ साथ में देखते रहेंगे और हमारे जो थॉट होगा उसे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम देखते हैं 56 क्वेश्चन क्या है भाई। व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ट्रिम्स, अब देखो यहाँ से एक साथियों ने याद रखना, ट्रिम्स जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक तरीके का क्या है, उपाय है, ठीक है, या फिर कुछ भी आप प्रावधान वगैरह जो भी मानना है मानो। अब ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, आपने देखा होगा 2024 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स आया था उसके अंदर हमने देखा था कि एक जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती, उसमें पूछा था कि ये किसका कीवर्ड है ना, या फिर ये किससे संबंधित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम वहाँ से देख सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में या फिर पीछे किसी साल में पूछा हो कि ट्रिम्स जो है हमें देखने को मिलता है किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो ये भी याद रखना है कि WTO से संबंधित है, राइट। अब देखिए आगे, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। फिलहाल के लिए जान लो, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। और विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन, परिमाणात्मक निर्बंधन मतलब होता है कि जो एक अमाउंट होगा या फिर एक पर्टिकुलर नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये परिमाण है। परिमाण मतलब कि उनकी संख्या कितनी है उसके निषिद्ध होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, हमें आंसर यहाँ से निकालना है ये पढ़ते हुए, ठीक है। अब देखो सेकंड, ये वस्तु एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। देखो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम वो पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो ट्रिम्स होता है वो केवल वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है, और जो सेवाओं के लिए भी जो होता है वो गेट्स नाम की एक जो अन्य सुरक्षा उपाय होता है वो होता है, ठीक है। ये यहाँ ये ट्रेड एंड सर्विस वाला जो ऑप्शन होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें दोनों के व्यापार से संबंधित तो नहीं है, तो मैं सिंपल सी बात है, दोनों के व्यापार से संबंधित नहीं है तो इसे कट करूँगा, जहाँ जहाँ सेकंड है मैं उसे उड़ा दूंगा, और जैसे ही मैं सेकंड को ऑप्शन को उड़ाऊंगा वैसे ही मेरे जो फाइनल आंसर है वहाँ तक पहुँचूंगा। देखो इकोनॉमिक्स के कुछ जो क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको कम से कम 50 से 60% थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इसके क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आते हैं, ये एग्जैक्ट जो हम पढ़ते हैं उसमें से नहीं आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या अप्रोच लगा, देखो तीसरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है, और पहला और तीसरा जो भी है, ठीक है, निषिद्ध होते हैं वगैरह। हमें बस एक ऑप्शन पता था कि भाई वस्तु एवं सेवाओं दोनों के लिए, दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होता है, दोनों पर नहीं होता है, एक पर होता है, वस्तु वाले पर, ठीक है। सेवाओं पर गेट्स वाला जो होता है वो लागू होता है। तो हमने जैसे ही एक ऑप्शन मालूम, देखो और जितना टफ क्वेश्चन आएगा ना उसमें सिर्फ एक हिंट मिलेगी और उसी एक हिंट से हमें क्वेश्चन का जो पूरा आंसर निकालना रहेगा, तो हम पहुंच जाएंगे हमारे इस क्वेश्चन के आंसर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब देखिए 57वां क्वेश्चन क्या है, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। अब देखो इसने दो तरीके से तुमको घुमाया है। पहला, प्रसारवादी मौद्रिक नीति का मतलब समझ लो, प्रसारवादी, प्रसार का मतलब क्या होता है यार, बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, और मौद्रिक नीति मतलब पैसा से संबंधित जो नीतियाँ हैं, मतलब मार्केट में बाजार में पैसे को
फैलाना, मतलब पैसा बाहर मार्केट में भेजना, ठीक है। तो अगर मार्केट में पैसा भेजना है, ठीक है, तो वो क्या नहीं करेगा। एक तो होता है कि क्या करेगा, क्या करेगा भाई, तो क्या करेगा देखते हैं इसके अंदर। वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। देखो प्रसार, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो हम मौद्रिक नीति पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, हम लगभग वो पढ़ते ही हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग, हर आदमी पढ़ता है। ये क्वेश्चन आप से गलत होना भी नहीं चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। देखो वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, SLR, है ना। इसका क्या मतलब होता है कि बैंकों को कुछ सर्टेन अमाउंट अपने पास रखना होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। फॉर एग्जांपल आप मुझे एक बात बताना कि अभी हम जो लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग बाहर पढ़ते हैं, घर से पैसा आता है, मान लो 10,000 रुपये हमारे घर से पैसे आए हैं। उसमें से हमें पता है कि हमारे जो रूम रेंट के जो रूम ओनर हैं, उन्हें हमें 5,000 देने हैं, ठीक। तो वो 5,000 हमने हमारे पास अलग से रख रखे हैं कि हमें उनका रेंट देना है भाई 3 तारीख को, 4 तारीख को, जो भी डेट है। तो क्या मैंने वो उसको एक सेव कर लिया अपनी जगह पे 5,000, ठीक है। और बाकी के जो 5,000 होंगे आप जब मर्जी होगी वहाँ खर्च करेंगे, ठीक है। अब उन 5,000 में से अगर कल को अंकल जो हैं आपके या आंटी जो भी हैं, ओनर जो हैं आपके, आपके ऊपर थोड़ा मेहरबान हो जाता है कि आपने उनका कुछ काम कर दिया होगा अच्छा खासा, आपके ऊपर मेहरबान हो गए, आपको आकर के बोलते हैं कि बेटा जी आपका रूम रेंट 4,000 होगा, 4,000 होगा। तो अब आपके पास टोटल खर्च करने के लिए कितना रुपये हो गया, खर्च करने के लिए आपके पास टोटल अब 6,000 रुपये हो गए ना। तो जितना मात्रा में ज़्यादा खर्च होगा तो प्रसारवादी हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो उस वजह से यहाँ पर देखो घटाऊंगा, SLR को घटाऊंगा, मतलब उसका रेंट घटाऊंगा, तो खर्चे के लिए ज़्यादा पैसा होगा। तो वो तो सही बात है, सही बात है ना कि भाई मुझे खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो प्रसारवादी मौद्रिक नीति होगी। तो SLR तो कम तो करेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं करने की बात की गई है, ठीक है। तो करेगा वाला तो ऑप्शन तुम हटा दो, ठीक है। और नहीं करेगा तो जहाँ जहाँ तुम्हें एक एक दिख रहा है उसे ही हटा दो, क्योंकि भाई ये तो करेगा ना। देखो यहाँ पर एक दिखा, यहाँ पर एक दिखा, यहाँ पर एक दिखा, एक तो करेगा हमारे पास। देखो फाइनली हम आंसर तक पहुँच गए हैं, क्या नहीं करेगा जी, केवल दूसरा नहीं करेगा, तीसरा हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन हैं, बस क्या करें, बस घुमा दिया है, घुमा दिया, घुमा दिया है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन 2025 में भी उतना ही जो वो आया था ना, उसमें बहुत ईजी थे, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। मैं वही बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ थॉट प्रोसेस अपनाना है। ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, पहले ही बता रहा हूँ। ट्रिक मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 क्वेश्चन में पास करवाएगी, अदरवाइज वो बैकफायर ही करेगा आपको, ठीक है। तो हमें थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो SLR को घटाएंगे, SLR को घटाएंगे तो हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो हम खर्चा ज़्यादा कर, तो वही प्रसारवादी होगा। तो इसका मतलब कि SLR घटाएगा तो होगा तो सही, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है ना, इसे भी पढ़ना है। अगर नहीं पूछा है तो नहीं, एक तो हर जगह है, तो ओनली ऑप्शन बी हमारा इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें सजेस्ट कर दीजिएगा कि और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। देन हम आते हैं 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो बैंकिंग वाला, इकोनॉमिक्स में हम 4 चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ते हैं, शुरुआत वाले जो है कौन कौन से देखें। एक तो बैंकिंग सेक्टर वाला जो है, दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वित्त वाला, ठीक है। तीसरा जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह जो ये है, RB और जो वो है GDP और GNP वगैरह वो सब, ठीक है। तो उसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बैंकिंग वाले से देखें। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित बैंक एवं की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। और एक और चीज़ याद रखना, हाँ ये कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो याद रखना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कैसे हैं बता दो। UPSC ना जब भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट देगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें देगा ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें देगा, वहाँ पर गलती करने की उसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अरे भाई मैं ही आपको बहुत सारी चीज़ें दे दूँ, मान लो सब कुछ दिए जा रहा हूँ, सब कुछ दिए जा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में एक बार तो थॉट आएगा कि अरे ये अभी मुझे इतना लाड़ प्यार कर रहा है, कहीं ये मेरा जो है मेरा फ़ायदा उठाने के चक्कर में तो नहीं है। तो UPSC भी वही करता है, आपको बहुत सारी चीज़ देगा, बहुत सारी चीज़ देगा, आपको लगेगा कि यार बहुत सारा दिया है तो सही होगा, सही होगा, लेकिन जाल है वो, ठीक है। तो मैं हमेशा से ये जो, अगर मेरा ऊपर वाला जो गलत होता है ना,
इतना ज़्यादा जो आता है ना, मैं उसको गलत ही मानता हूँ, चाहे मेरा आंसर वहाँ सही हो चाहे गलत हो, डजेंट मैटर। लेकिन मैं जहाँ पर भी इस तरीके की इतनी सारी बड़ी बड़ी जो और 2-3 तरीके की जो बैंक्स और ये बैंक और बैंक 3-4 चीज़ें दे देता है, फिर यहाँ पर अधिक ऋण देते हैं वगैरह दे देता है, मैं उसको 100% गलत मारूंगा, चाहे मुझे वो आता है चाहे नहीं आता। और वही चीज़ आपको भी अपनानी है। और देखो पहला गलत, सेकंड पे देखो, डीसीसीबी एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समिति को निधि उपलब्ध कराना है। ठीक है, हाँ, जब भी हम बैंकिंग वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पर डीसीसीबी और ये सब पढ़ते हैं, और वो प्राथमिक जो पीएससीज वगैरह जो होती हैं, है ना, उनको जो है लोन और जो निधि जो होता है वो प्रोवाइड करवाता है। तो दूसरा यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो हाँ, एक और चीज़ देखना, यहाँ पे हमने क्या किया है 59 में, याद रखना हमेशा, हमने अगर ऊपर गलत किया है और नीचे वाला बहुत जनरल स्टेटमेंट है, उसको सही करना है। तुक्का नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, 90 टाइम्स तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, और 10% टाइम जो है, या 10 बार जो है, उसमें जब हमारी किस्मत, जानते ही हैं आप लोग, अगर उतनी ख़त्म रही तो जो है हम फंस सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ पर फेल होंगे। और हमें पूरे चाहिए क्यों, 100 में से 100 चाहिए क्यों? 60, मेरा सिंपल सा एक फंडा, 60 सही करना है, 30 गलत करना है, 10 छोड़ना है। अगर मैं 60 करेक्ट करता हूँ और 30 रॉन्ग करता हूँ, 10 स्किप भी कर देता हूँ, ठीक है, तो 30 रॉन्ग का मतलब मेरे जो 60 सही हैं उनमें से 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मीन्स फिर भी तो मैं 50 क्वेश्चन तक पहुँच रहा हूँ, एंड 50 इंटू 200, लास्ट 4 से 5 साल की कट ऑफ ही उससे ऊपर नहीं जा रही है ना। 24 की 88 गई थी। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के हमें पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाओ, कौन सा 58 क्वेश्चन, 57 कर लिए क्या? अरे 59 कर लिया हमने, सॉरी। और 58 कर लेते हैं, फिर 60 पे चलेंगे। नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, और गलती इंसान से ही होती है यार, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। आ जाओ 58 क्वेश्चन, 1991 के 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। आ जाओ जी, देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई। होल्ड करो इसे, ठीक है, होल्ड करो। आ जाओ, कार्य बल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में देखो। एक चीज और याद रखना, कॉन्सेप्ट चीज बता रहा हूँ और फैक्चुअल, जब भी तुमको सतत से संबंधित बताना, और सतत बढ़ती हुई, है ना, सतत घटती हुई, सतत का मतलब होता है लगातार। कोई भी चीज़ इंडिया जैसी कंट्री में लगातार बढ़ेगी या घटेगी क्या? खुद सोचो सोचो सोचो, ये जो दिमाग के घोड़े जो बेच करके तुम लोग सो गए हो, उसे उठाओ, जगाओ, बोलो कि भागो, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अब यूपीएससी, आपका 24 मई 2026 को चाहे प्रीलिम्स है, तो उसको उठाओ, चने खिलाओ और आगे भगाओ। देखो सतत वृद्धि जहाँ जहाँ आएगा, आगे भी तुमको बताऊंगा, आगे वाले क्वेश्चंस में भी सतत आएगा, सतत वृद्धि आएगा, उसे हमें गलत करना, क्योंकि सतत वृद्धि प्रैक्टिकल ये चीज़ है, क्योंकि वो निरंतर रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर नहीं बढ़ेगा घटेगा। ठीक है जी, तो आ जाओ जी, हम यहाँ पर देखें, दूसरा गलत है, दूसरा गलत, जैसे मैंने दूसरा और ये एक दो दूसरा जहाँ जहाँ है उसको काट दिया। अब मेरे पास दो चीज़ बची हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। अच्छा, गैर कृषि अर्थव्यवस्था क्या होगी? गैर कृषि अर्थव्यवस्था क्या होगी? पशुपालन हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत जो उनकी फल उत्पादन या फिर वगैरह जो भी अन्य जो काम है, ठीक है, खेती के अलावा जो काम है उसमें वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि आर्थिक उदारीकरण में मशीन आई थी और वो सारी चीज़ें आने लगी थी भारत के अंदर। ठीक है, तो ये तो सही होगा। अब देखो, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। यहाँ पर रोजगार की वृद्धि दर में कमी का मतलब समझ रहे हो तुम? अरे ले करके चलो खुद के दिमाग को में, इमेजिन करो, इमेजिन करो। ठीक है, इमेजिन करना है हमें, सोचो आंख बंद करके कि ये खेत है, तुम्हारे गांव में चले गए हो, तुम्हारे खेत में 1991 से पहले करीब 50 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रैक्टर और वो सारी चीज़ें आपके पास अभी तक नहीं पहुंची है, बहुत कम मात्रा में पहुंची है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे,
अगर तुम्हारे पास वो सारी मशीनें और वो सारी विदेशी कंपनी है जो अपने अपना सामान ला करके नहीं बेच रही, तो तुम्हारे पास लोगों के अलावा तो कोई काम नहीं है, लोग ही तो वो काम करेंगे, है ना। 50 लोग काम कर रहे हैं जी अभी आपके खेत में। जैसी आर्थिक उदारीकरण, मशीनें, पैसा, वो सब कुछ आया, आपने क्या शुरू कर दिया, मशीनों का इस्तेमाल। और जैसे ही आप मशीन वगैरह लाओगे, एक मशीन इज इक्वल टू 20 लोग, तो 20 लोग तो गए, तो रोजगार की वृद्धि दर में कमी हुई या नहीं हुई, होगी ना। देखो मुझे खुद ये 4th पॉइंट समझने में आधा घंटा लगा है। मैं खुद सोच रहा था कि कैसे वृद्धि दर कमी वगैरह होगी, वहाँ हमें उतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है ना बच्चा, हमें अभी का टाइम यूटिलाइज करना है और अभी से हमारा बुद्धि चलानी है, ठीक है। इस वजह से हम हमारे आंसर पहुँच जाएंगे 3 और 4 पर, ठीक है। हम देखें 59 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, 60 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, सच में फिर अगर अच्छा ही लग रहा हो, अगर यहाँ तक भी पहुँचे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित कौन से लाभ दिए जाते हैं। सिंपल सी बात है, आपने बीमा कराया, बीमा का मतलब आपका कुछ भी जो है क्षतिग्रस्त वगैरह जो भी चीज़ें होती है, उसके बदले में आपको जो है कुछ जो आपने निवेश करा होता है उसका पैसा वैसा कुछ जो होगा वो मिलेगा। और यहाँ पर साइबर बीमा, साइबर बीमा में कौन कौन सी चीज़ आएगी, इंटरनेट, कंप्यूटर वगैरह, वो सारी चीज़ें, ठीक है। बेसिक चीज़ ये थी। अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है, कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने वाली लागत, ये हो सकता है क्योंकि साइबर क्राइम और साइबर बीमा करवाने पर ये तो देगा ही ना, पूरा प्रचालित करने वाली लागत, कि भाई उसको फिर से रीस्टार्ट करने के लिए तो अमाउंट दिया जाता है ना। तो इससे तो सही है। सेकंड देखो, यदि यह प्रमाणित हो जाता है किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है, तो नए कंप्यूटर की लागत। अरे भाई देखो, तुम एक और चीज सोचना, फर्स्ट एंड सेकंड क्या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं क्या। देखो यहाँ पर कह रहा है कि पुनः प्रचालित करने में लागत देता है और दूसरा नए कंप्यूटर की लागत देता है, या तो ऊपर सही होगा या नीचे सही होगा। एक तो चीज़ ये होगी, एक कॉन्सेप्ट ये बुद्धि में बिठा लो, एक चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि भारत में साइबर बीमा करवाने और कितने ही लोग जान, जो लोग तो जीवन बीमा नहीं करवा रहे, ठीक है, तो साइबर बीमा तो बहुत दूर की बात है ना। तो नए कंप्यूटर की लागत कोई क्यों देगा तुम्हें, क्यों ही देगा। अगर मैं ही तुमसे बीमा ले रहा हूँ तो मैं तुम्हें नए कंप्यूटर की लागत क्यों दूंगा भाई। मान लो तुम जानबूझ के तुमने करवा दिया हो, तुम्हारी किसी परिजन ने, और तुम जो आपस में मिल करके किए हो, तो मैं नए कंप्यूटर की लागत तुम्हें क्यों दूंगा, ठीक है। तो नए कंप्यूटर की लागत तो नहीं दूंगा, तो मैं इसे कैंसिल करूंगा, जैसे ही कैंसिल करूंगा सेकंड आ गए हम हमारे आंसर तक, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आगे पढ़ने वाले की जरूरत भी नहीं है। देखो मैं सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन सही गलत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे भी क्वेश्चन गलत होंगे, आपके भी गलत होंगे, बहुत गलत होंगे, ठीक है, लेकिन हमें हमारी बुद्धि जागृत करनी है। बुद्धि को जो है जागृत करना है 24 मई से पहले, ठीक है। चलो तब तक हम PYQ सीरीज जो है पूरी ख़त्म कर चुके होंगे, तब तक मुझे लगता है कुछ तो आपके अंदर बुद्धि आएगी। देखो 61 क्वेश्चन, भारत में निम्न में किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश, सार्वजनिक मतलब सबके लिए, है ना, सबके लिए, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक बस अड्डा वगैरह जो भी सारी चीज़ें सबके लिए, और निवेश मतलब जिसका फ़ायदा आपको बाद में मिलेगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो निवेश करेगी आपके अंदर खेती सेक्टर में। आ जाओ, सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। पहली चीज, क्या सभी फसलों के लिए जो है MSP मिलता है क्या, कितनी फसलों के लिए मिलता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम MSP जो है निर्धारित करना, ये तो नहीं होता, सभी फसलों के लिए तो नहीं होता, ठीक है, 22 फसलों के लिए होता है। कुछ कुछ जो चीज़ें हैं आप बता देंगे, ठीक है। तो पहले को ही मैं इसे गलत करूँगा, देखो गया गया गया। हाँ एक और चीज़ याद रखना, बहुत ही गजब, मतलब दिमाग उड़ाने वाली चीज़ें आपको कुछ बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखना यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं,
छः। छः में से अधिकतर टाइम आप कितने गलत और कितने, मैक्सिमम कितना होगा, 50-50 चांसेस हैं। या फिर चलो थोड़ा हम रुकते हैं, आगे हम देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में जहाँ होगा वहाँ बताऊंगा कि ये कहाँ तुम्हारे जो नेक्स्ट जो 2023 में जो घुमाने वाले क्वेश्चन थे ना, केवल एक दो, केवल तीन वाले, वहाँ पर किस तरीके से काम आए। प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू ही वहाँ तक पहुँचेंगे, उसे तुक्का नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। आओ 62nd क्वेश्चन, 62वें क्वेश्चन पे देखें। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात का पद का क्या मतलब। देखो, ब्याज व्याप्ति अनुपात, व्याप्ति आपको नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में यूपीएससी ने इतनी उदारता दिखाई है कि आपके लिए कवरेज लिखा है। कवरेज मतलब, अरे भाई ब्याज वापस लेने वाला, ठीक है भाई, वो इंटरेस्ट है उसने लिया है, भरा है, जो भी सारी चीज़ें, मतलब एक अच्छी पॉजिटिव वाली साइंस, पॉजिटिव वाली चीज़ की तरफ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है, मतलब मान लो बैंक कोई है, एसबीआई या फिर आपकी मर्जी जो बैंक है, और फर्म मतलब मुझे मान लो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट या कुछ भी मान लो, तो वो बैंक जिसको ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। ब्याज व्याप्ति आईसीआर क्या काम करेगा। देखो, मैंने इतने लोन लिए हैं, इतने चुका दिए, उसका जो एवरेज निकलेगा कि भाई ये बंदा जो है अच्छा काम कर रहा है, या इसने जो है अपना लोन टाइम टू टाइम दे देता है, भर देता है, तो उसको जोखिम को समझ, बैंक को जोखिम समझने में फ़ायदा करेगा ना। वो ऐसे इंसान को क्यों देगा जिसका आईसीआर जो है ख़राब होगा, या फिर आईसीआर जो है कम होगा, उस तरीके की चीज़ों का, है ना। अरे भाई अगर मुझे आप लोगों को पता है कि आप लोगों को मेरे यहाँ मेरी जो क्लासेस देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप क्यों देखोगे। उसी पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ उठाओ। देखो, अंडर द स्काई यूपीएससी में बोलते हैं कि सब कुछ पढ़ना, आकाश के नीचे जो भी सब कुछ तुम्हें पढ़ना, नहीं, जो तुम्हारे घर के आसपास है वही पढ़ना है। और थोड़ी बहुत किताबें हैं, वो किसी भी आप स्कूल के एग्ज़ाम देते हो उसमें भी तो पढ़ना पड़ता है ना, तो वो याद रखना। तो ये तो सही हो जाएगा भाई, ठीक। तो जैसे जैसे सही होगा, हम जो जो नहीं होगा उसे गलत करते रहेंगे। मान लो केवल 2 हटा दिया। अब आ जाओ, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। हाँ ना, दोनों देखो, जोखिम को समझने में और मदद करने में, दोनों एक ही तो बात कर रहा है, और दोनों ही सही होगा, है ना। अब तीसरा देखना, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, मतलब प्लस में है, प्लस में है मतलब मेरा, मान लो मैंने इतना पैसा लिया है किसी से इंटरेस्ट लोन ब्याज पे, और मैं वो ब्याज और वो अगर जो मूलधन है वो टाइम से क्या दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कि हाँ भाई लो, मेरा जितना लोन है सब क्लियर करो, और सब टाइम टू टाइम जा रहा है, तो मेरा आईसीआर बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो अच्छी बात है ना, वो उसके ऋण समाशोधन उतनी ही क्षमता खराब कैसे होगी, मुझे तो फिर और मिलेगा। समाशोधन, देखो कुछ कुछ वर्ड्स में हमें इंग्लिश का सहारा लेना है, तो से देखो समाशोधन का मतलब क्या होगा, एबिलिटी, मतलब उसको पैसा, जो लोन का अमाउंट है वो खराब क्यों हुआ, उसको तो ज़्यादा मिलेगा ना। आपने देखा होगा अगर आप किसी ऐप के थ्रू जो है लोन लेते हैं, अगर आपने टाइम टू टाइम उनके लोन वगैरह जो भी जो किस्तें आती हैं वो भरी होंगी, तो अगली बार से बढ़ जाता है, ना कि कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा गलत करोगे, जैसे ही तीसरा गलत करोगे, एक दो तो हमने हटा ही दिया था, आंसर पे पहुंच जाओगे, एक और दो मारो और आगे बढ़ो, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, हलवे की तरह सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है। तुम भी चलाओ, क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखो 63rd क्वेश्चन, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी, मतलब कि हो सकता है कि करंट अफेयर्स के वगैरह का टाइप का क्वेश्चन हो, लेकिन है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आ जाओ देखते हैं। एमएसपी करेगा, जाहिर सी बात है, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायता और चावल के मूल्य को। अब देखो, चावल का मूल्य है या कोई भी चीज़ का मूल्य है, सरकार होगी या फिर आप लोग होंगे, सरकार व्यापार करेगी उसका, चावल का, तो वो होगा ना भाई। हो सकता है कि वो निर्यात करे बाहर किसी देशों को, तो चावल का मूल्य में प्रभाव। और देखो यहाँ ये नहीं पूछ रहा है तुमसे कि सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, ये बोल रहा है प्रभावित होगा। और प्रभावित होने का मतलब सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है, ना कि केवल एक, ठीक है। तो ये भी होगा। और सरकार द्वारा भंडारण करना, भंडारण करेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी ज़्यादा अच्छी फसल हुई तो वो रखेगा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी तो काम आएगा, तो चावल के मूल्य को प्रभावित तो करेगा ही, है ना। जाएंगे, और उपभोक्ता सहायक या सब्सिडीज, आप लोग जानते हैं सब्सिडीज और वो सारी चीज़ें तो मिलेंगी, तो फिर सही है। तो
इस वजह से हम आंसर 1 2 3 पर पहुंच जाएंगे। देखो बस जनरल थिंकिंग लगानी है, सिंपल सा फंडा है पूरा। अभी भी आप लोग पूरा ध्यान मेंस पर लगाओ, GS 1 2 3 एटलीस्ट 10 जो निबंध आप लोग लिख करके रखें। अब आ जाए 64वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में, अब देखो अभी कुछ देर पहले मैं आपको एक चीज बता रहा था, सतत वृद्धि। इकोनॉमिक्स में कभी भी सतत वृद्धि आएगी, आप उसको गलत मारो। गलत क्यों मारो? क्योंकि भारत जैसी अर्थव्यवस्था में सतत वृद्धि तो हो ही नहीं सकती। लगातार लगातार इनके साथ मूल्य में कैसे वृद्धि होगी भाई? पिछले दशक की बात कर रहा है पूरा, और 20 का क्वेश्चन है, और दशक मतलब 2010 से लेकर के 20 तक भारत और श्रीलंका का व्यापार लगातार बढ़ा ही होगा क्या? कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो पहले को मैं कर दूंगा यहाँ से गलत। जैसे ही पहला गलत करूंगा, अब मेरे पास बचा है केवल 2 और केवल 3। अब इन दोनों में से आपको जो सबसे ज़्यादा सुटेबल लगेगा उसको करेक्ट मारो, आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ेंगे? देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। आप लोग जानते हो बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छा करता है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इक्वल टू बांग्लादेश, लगभग ऐसा समझ लो। तो वो तो उसके साथ भारत व्यापार करेगा ही करेगा, प्रमुख है वह, तो ये सही होगा। अब तीसरा मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। बहुत सारे देश हो सकते हैं ना, इस नेपाल की जगह पर दक्षिण एशिया में दूसरे देश भी हो सकते हैं, है ना। भूटान होगा, नेपाल होगा, बाद में इधर अपने बगल में भी देश हैं, इधर भी देश हैं, उधर भी देश हैं। तो नेपाल हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट कर दे, चेंज कर दे, है ना। तो इस वजह से हम जाएंगे बी पर, और ऊपर वाला इससे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है ना। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और आंसर वही जो तुम्हारे मन को भाए। मतलब तुम्हारे मन को कि तुम्हें लगता है कि इससे रिलेटेड है भाई, ठीक है, तभी जाना है। तो 64B। आ जाते हैं 65 पर। देखो एक और चीज़ बताऊँ, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, शुरुआत से ही बता रहा हूँ, सारे करने के नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये G20 के सदस्यों और इन सब के अंदर जो है बहुत कम इंटरेस्ट है, मैं याद ही नहीं कर पाता हूँ, रट्टू तोता वाली हैबिट है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इन सबको याद नहीं कर पाता हूँ कि कौन से देश क्या है क्या नहीं है, क्या क्या है। इनमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, जैसे दक्षिण अफ्रीका जो है ऐड हुआ था, भारत ने जब G20 की मेज़बानी की थी, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत याद रहती हैं। ये सब इतना एग्जैक्टली याद करना थोड़ा टफ रहता है, और जब मेरे पास ऑप्शन है दूसरी चीज़ों में अच्छा करने का, तो मैं क्यों इन सब के पीछे मेरा टाइम बर्बाद करूँ, ठीक है। तो हमें भी वही सोचना है, ठीक। ये इस 65 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि इनमें से ABCD में से कौन सा इसका आंसर होगा। आइए चलते हैं 66 क्वेश्चन। देखो मैं जो क्वेश्चन कर सकता हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं उन क्वेश्चन को बताऊँगा। और होपफुली देखो, मैं स्कूल का ना कभी टॉपर रहा हूँ और ना कभी सबसे निचला रहा हूँ, मैं रहा हूँ जुगाड़ू आदमी, ठीक है। तो जुगाड़ जहाँ से लगेगा, और 90% हम लोग जुगाड़ू ही तो हैं यार, सारे कौन से टॉपर हैं, ठीक है, सब लोग तो टॉपर भी नहीं हो, ठीक। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जुगाड़ लगाओ, UPSC प्रीलिम्स जुगाड़ का ही खेल है पूरा, ठीक है। जितना लंबा जुगाड़, जितना बड़ा जुगाड़, उतने ज़्यादा मार्क्स। देखो, किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन, अल्पकालीन ऋण मतलब कम समय के लिए, अल्प का मतलब कम, कालीन का मतलब समय, और ऋण मतलब कम समय के लिए उनको क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, ठीक है जी। देखो, फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए अल्प समय में तो यही हो सकता है, तो पहला तो मैं सही मानूंगा। दूसरा देखो, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों या मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, इसको अभी होल्ड रखो। होल्ड क्यों रखो? क्योंकि ट्रक, मिनी ट्रक और ये सब चीज़ें क्या हैं, अल्पकालीन समय के लिए होती हैं या फिर दीर्घकालीन समय के लिए होती हैं? दीर्घकालीन समय के लिए होती है ना उस्ताद, ठीक है। तो या तो होल्ड पे रखो या फिर गलत करो, फिलहाल होल्ड पे रखो, नहीं पता भाई, देखते हैं। फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए हो सकता है, अल्पकालीन की बात कर रहा है तो उपभोग, क्योंकि अभी तो मान लो खेती जो जो उसका पीरियड चल रहा है, जो हमारी खेती है या फिर जो भी हमारी फसल है उसका बो रहा है, उग रहा है, उस सब में टाइम लगेगा। तो अल्पकाल मतलब कुछ समय के लिए तो
अपना उपभोग आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति कर सकता है उनसे, ठीक है। तो यहाँ जाएगा फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, जरूर जाएगा। क्यों जाएगा सुनना, क्या तुरंत कटाई के बाद तुरंत उनको पैसे मिलेंगे क्या? कुछ समय लगेगा उन सारी चीज़ों के लिए, और भी परिवहन लागत वगैरह पता नहीं कितनी सारी चीज़ लगेगी, है ना। तो वो सही होगा। देखो यहाँ पर एक और चीज़, अब मज़े की बात देखना, उसी से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। परिवार के लिए घर निर्माण, अरे पगला, परिवार के लिए कोई भी ऋण क्यों देगा? आपने कभी सुना है कि जो गवर्नमेंट जो है किसी योजना के तहत या कैसे भी किसानों को जो है घर निर्माण के लिए जो है वो दे रही है, लोन दे रही है, अल्पकालीन ऋण सुविधा दे रही है, अल्पकालीन ऋण दे रहा है? कभी सुना है किसी से? अगर नहीं सुना है तो काहे गलत आंसर मारोगे इसे? हो सकता है दूसरा वाला सही हो, शीतागार सुविधा की स्थापना करने के लिए हो, लेकिन परिवार के लिए घर निर्माण कैसे होगा? कभी भी किसी नेता के किसी भी चीज़ के चुनाव से संबंधित सुना है क्या कि आपके लोगों के लिए घर निर्माण के लिए मैं आपको जो है लोन देंगे, स्पेशली केसीसी के थ्रू? नहीं सुना होगा। पांचवा मैंने गलत माना, पांचवा देखो, पांचवा देखो आंसर 1 3 एंड 4। देखो 5 का 3, ये फॉर्मूला याद रखना, 5 का 3, ठीक है। 66 क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा। अगेन एक बार बता देता हूँ, परिवार के लिए घर निर्माण केसीसी से संबंधित कोई प्रावधान नहीं होगा। और अल्पकालीन ऋण समर्थन, अल्पकालीन कुछ समय के लिए, घर तो यार लंबे समय के लिए होगा, हाँ तो वैसे भी चलो, ठीक। तो हम 66 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आ जाओ 67 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उनके थोक मूल्य सूचकांक से बाहर से अधिक है। अब जरा सा भी आपने मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि सीपीआई में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा दोनों चीज होती हैं, ठीक है, दोनों चीज होती हैं। और वहीं थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तु होती है। तो भाई भार किसका अधिक होगा? भार से अधिक है तो देखो खाद्य वस्तुओं का सीपीआई का ही तो बोल रहा है ज़्यादा है, सीपीआई का ही ज़्यादा होगा ना भाई। जब उसमें गुड्स एंड सर्विस है और इसमें सिर्फ गुड्स है तो खाद सीपीआई बड़ा होगा ना डब्ल्यूपीआई से वजन में, ठीक है। तो सीपीआई बड़ा है तो इट मीन्स पहला वाला लाइन तो है जी सही, एकदम सही। तो जहाँ जहाँ पहला है, पहला नहीं है उसको तो काट कर दो। जैसे ही हमने काटा देखो अब हम आ गए 50-50 पे, हमारी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, या तो सही होगा या गलत होगा, हम सही की तरफ जाएंगे। देखो डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि सीपीआई करता है। देखो एक और चीज, सेवा वस्तु, इसकी होल्ड रखो, थोड़ी देर होल्ड रखो, नहीं पता अगर दिमाग लगाना है चला सकते हैं इसके अंदर कि सीपीआई करेगा, क्योंकि सेवाओं का मूल्य, आज किसी टीचर की फीस इतनी है तो कल किसी उस टीचर की फीस बढ़ेगी भी तो चेंज भी तो होगी। और डब्ल्यूपीआई में थोक में, और सेवा तो उसमें होती भी नहीं है तो कैसे पता करोगे? ऊपर वाले के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, लेकिन होल्ड रखो। फिर देखो आरबीआई ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य माने तो प्रमुख नीतिगत निर्धारण तो डब्ल्यूपीआई को अपना लिया, नहीं जी सीपीआई को अपनाया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना कि भार से अधिक है और उतना सारा, तो जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी या फिर वो होगा वो तो उसके लिए करेगा ना, जो चीज़ इजीली पकड़ में आ जाएगा। ऊपर भी देखो पकड़ में आएगा तो डब्ल्यूपीआई की बात क्यों करेगा? और ऊपर देखो, ऊपर देखो, यहाँ देखो, यहाँ एक और मजे की चीज़, जब ऊपर में सीपीआई की ही तारीफ चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में किसी एक जो होनहार स्टूडेंट होता उसकी तारीफ ही तारीफ चल रही है, उसके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या फाइनल रिजल्ट में वही टॉप नहीं करेगा? वही करेगा ना। तो यहाँ पर देखो लास्ट में डब्ल्यूपीआई कैसे टॉप कर जा रहा है भाई? तो तीसरे को गोली मारो, जैसे ही गोली मारी तुमने, दो तो हमने पहले ही हटाया था क्योंकि पहला सही है, आंसर पहुँच जाओगे 1 और 2, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स यहाँ तक थी और आई होप मैंने इकोनॉमिक्स तुम लोग को बहुत सही तरीके से समझाया होगा, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन का सबसे टफेस्ट जो ये होता है, जो सबसे टफ सिलेबस या सबसे टफ सब्जेक्ट जिसे माना जाता है, इकोनॉमिक्स ही माना जाता है, ठीक है। अगर इससे और भी आपके पास कोई और ऑप्शंस वगैरह हैं तो आप हमें बता सकते हैं।
अब आ जाए यहाँ से 68 से ज्योग्राफी क्वेश्चन चालू होता है। ठीक है, हालांकि ज्योग्राफी मेरा बहुत थोड़ा बहुत जो है खस्ता हालत है उनकी, लेकिन हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि लगाएंगे। देखो, नदी और में जाकर मिलती है कि कहाँ से मिलती है। देखो, मेकोंग रिवर अंडमान सागर, देखो अगर आता है तो ही करना है, अदरवाइज छोड़ सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, मेकोंग रिवर अंडमान सागर से, अंडमान सागर कहाँ है भाई, अंडमान सागर कहाँ है, तो हम एक मैप बनाए इंडिया का, ये वाला भाग, फिर यहाँ से हम जाते हैं तो इधर म्यांमार, वो जो नीचे वो कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड वगैरह जो कंट्रीज आती हैं, अंडमान सागर तुम्हारा यहाँ पड़ता है, और चाइना तुम्हारा ऊपर वाला एरिया में पड़ता है। तो चाइना की रिवर मेकांग रिवर अंडमान सागर में कैसे गिरेगी, बुद्धि लगाओ, कैसे गिरेगी, उधर ही जाकर ही गिरेगी। तो उसको हम बोलते हैं दक्षिण चीन सागर, यहाँ पर होगा वो, दक्षिण चीन सागर में गिरता है वो। ठीक है, तो मैं कहूँ तो मैं काट दूंगा कि भाई गलत दे रखा, जैसे ही गलत देगा पहला ये कट गया और दूसरा ये कट गया। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 3 बचे हैं। देखो भाई, थेम्स रिवर, थेम्स स्पेशली कहाँ की नदी है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि या फिर किसी एक बड़े महान जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहा था कि अंग्रेज जो क्या कर रहे थे कि जो स्पंज था भारत की, जो गंगा से स्पंज में भर करके उसको थेम्स की नदी में डाल रहे थे। ठीक है, थेम्स में उसको निचोड़ रहे थे, उस टाइप से कुछ कथन था। तो थेम्स में डाल रहे, तो थेम्स हो सकते प्रोबेबली इंग्लैंड की हो, उस साइड की। तो वहाँ आयरिश सागर का तो ऐसे कुछ काम नहीं है। ठीक है, और बता दो उत्तरी सागर में गिरता है, नॉर्थ सी में गिरता है वो, उत्तरी सागर में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखो हमारे पास 3 और 4 बचा, और एक और चीज़ याद रखना, वहाँ यहाँ 5 का 3 बताएं, यहाँ देखो 4 का 2, जो हम उसमें यूज़ करते हैं ना, कितने युग्म सही हैं, उसमें ट्राई करना एक बार अपना करके, कितना मज़ा आता है। देखो यहीं से निकल रहा है सब, उसमें नया कुछ नहीं है, यहीं से है सब कुछ। ठीक है, 68 क्वेश्चन कंप्लीट, 69 पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, हमने एक चीज़ थोड़ी दिन पहले पढ़ी थी हमारी पुरानी क्लासों में कि एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब अपनी चरम सीमा पर कोई चीज़ बात बोल देगी भाई, चरम चरम चरम, कि इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, कि तुम ही सबसे खूबसूरत हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरे लिए हो, ये हो, तुम ही मेरा दिल फेफड़ा जान कलेजा सब कुछ हो। लेकिन सब कुछ तो नहीं होता ना भाई। देखो 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी पर जो प्रापण या खरीद भारत में किसी भी केंद्र क्षेत्र में असीमित होता है। देखो दो चीज़ें, 2 स्ट्रीम है भाई, दोनों में से कोई तो गलत होगा। क्या गलत होगा, एक तो सभी अनाज, दूसरा असीमित, दो में से कोई एक तो गलत देगा ही। ठीक है, और मैंने तुमको ऊपर बताया था जितना ज़्यादा फैक्ट और नॉलेज और सारी अनाप शनाप ज्ञान फेंकेगा यूपीएससी, गलत होगा वो। ठीक है, उसका कर दो तुम लोग गलत। फिर सेकंड पे आ जाओ, अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र से प्रति में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते, कभी नहीं पहुंच पाते, कभी नहीं, मतलब एक्सट्रीम है एकदम कि तुम कभी भी ऐसा ऐसा मतलब ये बोल रहा है कि तुम यूपीएससी कभी क्लियर ही नहीं कर सकते। क्यों भाई, कर तो सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस वजह से ये भी गलत और सही पूछा है जी। हम मारो आंसर डी और आगे बढ़ो। ठीक है, आगे आ जाओ 70 क्वेश्चन, 70वें क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो इकोनॉमिक्स आ गया फिर से, वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। होल्ड 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 इट, रुको नहीं पता हमें, सेकंड पर कूदो। जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। जमा प्रमाण पत्र, एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी, डिमांड ड्राफ्ट, और जब आप बैंक से आपके कैश पैसे निकालने जाते हैं वो क्या दीर्घकालीन प्रपत्र होता है या तुरंत तुरंत का काम होता है, वो अल्पकालीन चीज़ होती है वो। ठीक है, तो जमा प्रमाण पत्र क्या है,
एक अल्पकालीन पेपर होता है, अल्पकालीन प्रपत्र होता है, ठीक है। तो सेकंड को मारो गोली, जैसे सेकंड को मारी गोली हम आ जाए हमारे पास 70 पे। अब देखो ऊपर मैंने एक चीज़ बताई थी, 4 का 2, 4 का 2, 4 का 2, 4 का 2, ठीक है। आओ फिर से हम कोशिश करते हैं, फिर से देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं। एक सेकेंड रुको, दीर्घकालीन प्रपत्र है, रुको रुको, हाँ ठीक है। देखो शीघ्रावधि द्रव्य कॉल मनी, हिंदी में बोलो, हिंदी में नहीं याद रखना है, इंग्लिश में याद रखो। कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। मतलब मान लो जैसे हम लोग के साथ होता है ना, खुद को बैंक समझ लो यार, खुश हो जाओ खुद को बैंक समझने के लिए, कि ये सीन है कि मंथ एंड चल रहा है भाई, मंथ एंड चल रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है, और हो सकता है मेरे दोस्त के पास हो। तो जो मान लो 25 तारीख है आज, जो 5 दिन चलाने के लिए मैं मेरे दोस्त को करूँगा कॉल कि भाई यार खर्चा ख़त्म हो गया, 1000 रुपये भेज दे मुझे, तो 1000 रुपये तुरंत भेजेगा या फिर बोलेगा कि भाई इतना टाइम बाद दूंगा, चाहे वो जो है कम टाइम के लिए मांग रहा हूँ ना, 5 दिन के लिए तो मांग रहा हूँ, 6वें दिन तो दे ही देंगे हम लोग, और हो सकता है उधार हो तो वो भी माफ़ कर दे, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए ना, 5-6 दिनों के लिए मांग रहे हैं। और कॉल मनी, कॉल करके पैसे मांग, भाई तुरंत पैसे भेज, यहाँ पे अटक गया हूँ, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, फलाना ढिमकाना, झूठ बोल करके, तो अल्प अवधि के लिए तो वित्त है वो, तो तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भी देखें तो 1 और 3 बच रहा है, लेकिन चौथे पे हमें जाना है। देखो शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाना अल्पकालीन बॉन्ड है। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स ठीक से पढ़ी है, आई होप पढ़ी हो, ठीक है, तो क्या सिस्टम है यहाँ पर कि जो है जो ये जीरो कूपन बॉन्ड होता है दीर्घकालीन बॉन्ड होता है, लॉन्ग टर्म का जो है बॉन्ड होता है, ठीक है। तो चौथा तो ऐसे ही गलत है, तो चौथा भी गलत कर दो, तुम्हारे पास आंसर 1 और 3। टेक इट इजी, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं लेना। 71 क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के युग्मों पर मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मैं उतने फैक्ट्स नहीं रट पाऊँगा, और ये चीज़ कितना भी पढ़ते रहेंगे हम, कहाँ पे पढ़ेंगे भाई, कहाँ पढ़े होगे तुम, इतना सब कुछ, उतने सारे शब्द हैं, उतनी सारी चीज़ें, कहाँ से कितना याद करते फिरोगे तुम, है ना। तो उस वजह से हमें इसे स्किप करना, मैं तो स्किप करूँगा पर्सनली, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, हमें 50 का सही करना है, ठीक है। स्किप कर सकते हैं, अगर आपको इसका आंसर आता है आप जो है बता सकते हैं। आ जाओ 72nd क्वेश्चन, 72वें क्वेश्चन पर। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, ये लोग आप जानते हैं, हाथियों का जो समूह होता है उसका नेतृत्व मादा करती है, वो जो है मात्र सत्तात्मक एक जो है प्रजाति है, ठीक है। तो पहला तो सही है, जहाँ जहाँ पहला नहीं है उसे काट दो, सिंपल सी बात, दूसरा काट दो, तीसरा काट दो, सही पूछा है, ठीक है। अब देखो दूसरा तीसरा, देखो यहाँ पर हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, नहीं पता मुझे, ठीक है, नहीं पता मुझे, नहीं पता बिल्कुल। तो सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, ये भी मान लो थोड़ी देर के लिए। चौथा देखो, भारत में राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में नहीं है, केरल में नहीं है, वो है कर्नाटका में, ठीक है। तो चौथा गलत करो। और एक और चीज़ तो मैं मज़े की बात बताता हूँ, थोड़ा सा बुद्धि यहाँ पर कैसे काम कर सकती है हमारी बुद्धि, देखो थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, बुद्धि ही लगानी है कि देखो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 1 3 4 और यहाँ 1 और 2, 4 का 2, 4 का 2, 4 का 2, 4 का 2, रट लो, 4 का 2, 4 का 2, 4 का 2, अगर जहाँ तुमने नहीं, जहाँ तुक्का ही लगाना है वहाँ पर, है ना, 4 का 2, 4 का 2, 4 का 2, 4 का 2। तो देखो यहाँ पर जो तीसरा और चौथा दे रखा है, बुद्धि लगाना, क्या इस तीसरे चौथे में से एक गलत नहीं दे सकता हो। और देखो नंबर दे रखा है, और एग्जैक्ट नंबर दे रखा, लगभग कुछ ऐसा नहीं दे रखा। यूपीएससी जब भी नंबर देने की बात करेगा ना, ठीक है, तो वहाँ लगभग वो गलत होता है। तो 40 वर्ष तक की आयु बच्चे पैदा करने की क्षमता होती नहीं, पहली बात, अगर आपको पता है तो 50 वर्ष तक होती है, और नहीं पता तो 3-4 में से इनमें से एक तो गलत देने की संभावना होती ही है, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गलत दे,
इस वजह से मैं इसे गलत करूँगा, पता भी है तो भी मैं उसको सही करूँ। तो आंसर पे पहुँचूँ मैं केवल 1 और 2 पर। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में सारे ट्रिक के हिसाब से नहीं होते। मैं तुमको पहले से ही बता रहा हूँ, मैं ट्रिक अपनाना भी नहीं है, मैं तुमको बस कॉन्सेप्ट और थॉट डेवलप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, थॉट डेवलप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें ट्रिक नहीं लगानी है उस्ताद, ट्रिक से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ 73rd क्वेश्चन पे। 73rd क्वेश्चन में यहाँ नॉलेज काम आएगी आपकी, है ना। ट्रिक हर जगह नहीं लगेगी, हर जगह नहीं लगेगी, हमें नॉलेज लगानी है। ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन। अब दो चीज याद रखनी है, कावेरी नदी कहाँ कहाँ से जाती है, कावेरी नदी कहाँ कहाँ से जाती है, दो स्टेट्स में बहती हैं, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु। और बेसिन, बेसिन का मतलब जो फैला हुआ जो क्षेत्र होता है ना, नदी नहीं बहती, जो मिट्टी का जो एरिया होता है वो। ठीक है, आ जाओ। बेसिन कहाँ पे फैला हुआ, और उसका जो बेसिन फैला हुआ है वो 3 स्टेट में फैला हुआ। कौन कौन से स्टेट है वो, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इतनी सी नॉलेज मुझे पता। क्या है, कावेरी नदी जो बहती है 2 स्टेट में बहती है। कौन कौन सी, पहली जो है कर्नाटका और दूसरी तमिलनाडु। ठीक, और जो है उसमें नहीं बहती, केरल में जो है वो नहीं बहती है। और बेसिन कहाँ कहाँ है इसका, 3 राज्यों में। ठीक है, अब उस मुझे इतना पता, ये लोग कहाँ कहाँ वो नहीं पता, अब उसके बेसिस पे देखते हैं। देखो, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये है, देखो याद करना पड़ेगा यार कुछ तो चीज़, राष्ट्रीय उद्यान याद करना पड़ेगा। और जो हमारे अभी अलग अलग जो एरिया बनते हैं, क्षेत्र बनते हैं, जैसे क्षेत्र बोल तो बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इस तरीके की जो चीज़ें वो आपको रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। इंडिया का मैप लगाओ, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा पक्षी अभ्यारण्य वगैरह वगैरह याद करनी पड़ेगी। नागरहोल है कर्नाटक में। ठीक है, पापीकोंडा को जो है, पापीकोंडा कहाँ है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, स्किप करो इसे, मैं कर रहा हूँ स्किप थोड़ी देर के लिए। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र मुझे मालूम है, ये है हमारा तमिलनाडु में। और वायनाड वन्य जीव तो हमने बहुत सुना है यार, बहुत सुना है, केरल में है। ठीक है, पापीकोंडा है आंध्र प्रदेश में, याद आया। पापीकोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और कावेरी बेसिन आंध्र प्रदेश जाती नहीं है ना। देखो हो सकता है गलत हो जाऊं, मैं फैक्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, मुझे फैक्ट याद नहीं भी करना है। ठीक है, तो अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो छोटा बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। फिलहाल नागरहोल कर्नाटका, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में कावेरी बेसिन है ही नहीं, तो दूसरा गलत कर दो, दूसरा दूसरा, ये हट गया, ये हट गया। अब तुम्हारे पास 3 4 और 1 3 4। हमने कावेरी बेसिन पढ़ा कहाँ कहाँ पर है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। और नदी कहाँ बहती है, कर्नाटका और तमिलनाडु, 2 स्टेट में। ठीक है, तो वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य जो है केरल में है, और वहाँ बेसिन की बात कर रहा, तो चौथा तो होगा ही होगा। तो इट मीन्स देखो यहाँ पे कंफर्म भी कर रहा है ना चौथा, तो चौथा तो कंफर्म ही है, और तीसरा भी कंफर्म बता रहा। अब पहला, पहला तो हमने देखा ना भाई कर्नाटक में है, तो आ जाओ भाई 1 3 4। मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होंगे। नॉलेज भाई पढ़ोगे भी तो कुछ, माँ बाप 1 1.5 लाख रुपया तुम्हारा फीस दे रहा है, तुम्हारा महीने का खर्चा भेज रहा है। अगर तुमको ट्रिक से ही पढ़ना है तो फिर कोई दारू पी करके एक रात में पूरी सीरीज पढ़ के चला जाए, ट्रिक लगानी है, ऐसे आंख बंद करके, "हाँ, आज तो ये लगाऊंगा, आज तो ये", वीडियो में कहीं झूमता झूमता उसने सुन लिया होगा कान में ईयरबड्स लगा करके, यहाँ पर इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा, ऐसा करके झूमता झूमता उसने पढ़ लिया, वहाँ झूमता झूमता तुक्का लगा के आ रहा है। तो ऐसे थोड़ी होगा, पढ़ोगे भी तो कुछ। ठीक है, आ जाओ जी, चलते हैं आगे। 73rd क्वेश्चन, अगेन वही चीज, नहीं आता है, नहीं आता, नहीं था, छोड़ दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, काहे नेगेटिव के पीछे जाना। देखो एक होता है बुद्धि लगा करके निकालने की कोशिश करना, अब इसमें तुम क्या बुद्धि लगाओगे बताओ। और अगर तुम्हें पता है तो प्लीज़ बताना कमेंट में। ठीक है,
बुद्धि लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन को स्किप करूँगा। ठीक है, इसकी भी इस वजह करूँगा, भाई कहाँ पर बुद्धि लगाओ, पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप, और ये नाम हमने सुने भी नहीं है। हो सकता है मैं प्राइमेट मारूँ, सरीसृप मारूँ, उभयचर मारूँ, पक्षी मारूँ, गलत हो सकता है। और ऐसे पक्षियों के नाम हमने सुने भी नहीं है, तो क्या पता हम गलत ही मारें, है ना। इस वजह से इसे स्किप करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। अब आ जाओ जी 75वां क्वेश्चन। भारतीय अनुपमृग की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है, केवल घास भक्षी के संरक्षण के लिए कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगेन वही चीज, आता है मारू, नहीं आता पीछे निकलो। लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ अलग, दूसरी चीज़ पढ़नी है। हमें यहाँ पर ये चीज़ पढ़नी है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है। ये तुम्हारा पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। मानस कहाँ है, मानस पड़ता है तुम्हारा असम में। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, मुदुमलाई है तुम्हारा तमिलनाडु में। और ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, यह है तुम्हारा राजस्थान में। ठीक है, अब उसके हिसाब से भी अगर हम लगाएं तो केवल घास भक्षी, अब देखो घास भक्षी और केवल घास भक्षी है ये, ठीक है। उस हिसाब से भी अगर लगाना हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज मैं तो स्किप करूँगा। ठीक, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ मेरा कुछ काम नहीं आने वाला है। देखो बहुत लोग आएंगे बोलेंगे कि जहाँ तुमको कुछ नहीं आता वहाँ ए मारो, हो सकता है वो आंसर भी सही हो, लेकिन किस बेस पे कह रहे हो भाई। और कौन नहीं जानता है यूपीएससी क्या करेगा अगली बार, ठीक है। क्या कर, खुद सोचो ना, अगर तुम लोग उनकी जो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं, तुम लोग पहुंच सकते हो ट्रिक खोजने के लिए, तो क्या यूपीएससी वो वीडियो को नहीं देख पाएगा क्या। वो भी तो देखेगा ना कि मैं शेर हूँ, मेरे से सवा शेर कौन आ गया जो बता रहा है कि सारे क्वेश्चन सही करवाऊंगा, ए मार के आ जाओ। नहीं ना, छोड़ो, नहीं आता छोड़ो। बुद्धि लगानी सीखना है हमें, हमें क्वेश्चन आंसर कितना सही कितना गलत नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आज 76 क्वेश्चन। यहाँ से हमें सिर्फ ये याद रखना कि ये लोग कहाँ कहाँ पर हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट में पूछ ले कि ये वाली जो जगह है कहाँ है। ठीक है, आ जाओ 76 क्वेश्चन। इस्पात स्लैग, इस्पात स्लैग निम्नलिखित किस सामग्री का उपयोग हो सकता है। मतलब ये कह रहा है कि इस्पात की जो सामग्री या फिर जो अवशिष्ट वगैरह जो भी सारी चीज़ें होंगी, उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो जी, आधार सड़क के निर्माण के लिए जरूर हो सकता है, कृषि मृदा के सुधार के लिए हो सकता है इस्पात, और उसकी जो है हम लोग डालते हैं मिट्टी में, और सीमेंट उत्पादन के लिए हो सकता है। और साइंस टेक में हमेशा हमें जो जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी वाली चीज़ आएगी उसकी तरफ भागना है। साइंस टेक में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है उसके पीछे भागना है, उसके उसके पीछे भागोगे तो हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 तक हमारा आंसर तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, आ जाओ 77 क्वेश्चन। अगेन वही, देखो यहाँ पर वही है 4 का 2, है ना। लेकिन फिर से यहाँ का वजह कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता। देखो इन सब क्वेश्चंस को ना वही लोग अधिकतर सॉल्व कर पाएंगे जो मतलब कि ना इन सारे वाइल्ड लाइफ और उसकी तरफ जो है ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर स्टेट याद रखो, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड, गंगोत्री वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड, किशनपुर आई थिंक जो है यूपी में है। ठीक है, और मानस अभी हमने आगे पढ़ा कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, मानस हमने देखा असम में है ना। तो दो जो सेम लग रहे हैं वो भी आंसर हो जाए। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास अलग अलग थोड़ी होगा, एक ही होगा। तो उस वजह से हम एक दो उत्तराखंड, उत्तराखंड जो सेम सेम दिख रहा है उसको ही मार सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है कि कहाँ पर है, तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, एक चार्ट हमारी जो स्टडी टेबल है उसके आगे वैसे लगा होना चाहिए कि पता तो हो कि भाई कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। आ जाओ 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन में देखो, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के निम्नलिखित में किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। देखो ताम्र स्लैग, ताम्र स्लैग, स्लैग 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 आ गया ना, तो पहला तो होगा ही होगा। अब पहला जिसमें नहीं है उसे हटा दो, हटा दिया। अब देखो एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल, पोर्टलैंड सीमेंट। अब एक बात बताओ, हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि साइंस टेक में हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की तरफ भागना है, अदर जो है उनके बिना।
ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के पीछे भागना है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ लग रही है, 1 2 3 में या 1 और 5 में? देखो हर सब्जेक्ट का अपना पर्टिकुलर थिंकिंग है, पर्टिकुलर थॉट है, उसे लगाना है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 पे जाएंगे। ठीक है, क्यों? ज़्यादा हमें उसकी तरफ जाना है कि ज़्यादा सही की तरफ, और बाकी वाले में जो है 3 का 2, यहाँ देखो 5 का 3 चल रहा है। आगे भी देखना, तुम लगाते रहना 5 का 3 की 5 वाले ऑप्शन नहीं है उसमें कितने युग्म सही है, 5 के 3 हो, क्योंकि इन्हीं बेस पे तो बनाएगा ना वो क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 79th, देखो ये भी साइंस टेक। अब देखो, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। क्या हम लोग ये देख पाते हैं क्या कि कोयले की राख में हम लोग क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? ऐसा कोई माइकल लाल हुआ है? हो सकता है साइंस खोजे, हो सकता है, लेकिन जनरल साइंस में सोचोगे, जनरल बुद्धि से सोचोगे तो हमें लगेगा कि यार हो सकता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें मिलेगी ना भाई, कुछ तो मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें कुछ तो मिलेगा ही, तो हम उसको सही मानना। फिर देखो, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र निर्माण में पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। अरे हमने देखा है ना, कोयला संबंधित जो भी हम पढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्साइड्स उड़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ऑक्साइड मतलब जो जो तत्व हैं सल्फर और जो ये नाइट्रोजन, वो किससे जुड़ जाते हैं, उनके किसी ऑक्सीजन से जुड़ करके जो है पर्यावरण प्रदूषण वाले जो काम वगैरह करते हैं वो। ठीक है, तो ये भी सही। और साइंस टेक में हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी की तरफ भागना है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल। हमारा कोयला बहुत मतलब ज़्यादा जो है राख भी करता है, तुम लोग देखे भी होगे। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर डी हो जाए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? आ जाओ जी, बायोचार। ठीक है, देखो, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। और उपयोग मतलब साइंस टेक मैंने पहली क्लासों में बता रखा है। साइंस टेक है, नई प्रौद्योगिकी की बात करता है, और यहाँ पर किया जा सकता है की बात कर रहा है, तो लगभग सही होने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा होती हैं उनकी, तो इससे तुम्हारा सही। फिर देखो, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया तो वह नाइट्रोजन यौगिक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। हम जानते हैं भाई, चारा या फिर वगैरह जो भी हम लोग डालते हैं, जो मिट्टी जो जड़ होती है वहाँ पर नाइट्रोजनी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग होता है ना, नाइट्रोजनीकरण करते हैं जो लोग, तो ये भी होगा। तीसरा देखो, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाए तब वह उसे वृद्धिकर माध्यम की जल भंडारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बार बार पॉजिटिव सोचते रहो, पॉजिटिव 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 है, पॉजिटिव ही तो है बायोचार, और सारे कथन ही पॉजिटिव वाली चीज़ बता रहा। ठीक है, देखो मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ कि सभी है सभी है सभी है, सभी कुछ नहीं है, हमेशा कुछ होगा ही खराब। ठीक है, इस वजह से आंसर भी डी पे पहुंच जाएंगे। आ जाओ 81 क्वेश्चन, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य? पर्यावरण अध्ययन, जो आप लोग पारितंत्र में पर्यावरण वाला जो हम लोग पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस जो है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से कानून हैं पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए वगैरह, जो भी वो सब हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं ना उस्ताद, तो काहे नहीं उसको पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन तो पढ़ेंगे वही आएंगे ना, बिना पढ़े थोड़ी तुक्का मारना है। फिर तो शराबी और जो दारूड़ियाँ हैं और जो भी सब कुछ है वही पास कर जाएंगे बिना पढ़े। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? फिर अभी रात के 3 सवा 3 बज रही है, तो हम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ताकि वहाँ हम सारे जा करके तुक्के लगाएं? नहीं ना, कुछ तो पढ़ करके जाएंगे। और आई होप आप लोग भी ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे इस वक्त। ठीक है, चलो, तो इसका क्या तात्पर्य है? इस पौधे की लाइसेंस की आवश्यकता होगी, ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती, यह एक कानून से रूपांतरित फसली पौधा, ऐसा पौधा आक्रामक पारितंत्र के लिए हानिकारक होता। सबके लिए अलग अलग सिस्टम है, अनुसूचियाँ सबके लिए अलग अलग बनी हुई हैं। ठीक है, फिलहाल अनुसूची 6 तुम्हारी जो है लाइसेंस की आवश्यकता के लिए होती है। ठीक है, आ जाओ आगे। 82, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के नागर घंटा चालक कदूरा चौल कहाँ पढ़े हो मुझे बताओ,
कौन सी बुक में ये सारी चीज़ें तुमको एग्जैक्ट मिल जाएगी कि भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिले हैं? नहीं मिलेगा ना, तो हटाओ इसे, छोड़ो। लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर ब्लाइंडली जो है बिलीव नहीं कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है स्किपेबल। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स की वगैरह की टर्म्स वगैरह जो होंगी, हम लोग पीडीएफ जो है जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा उसे। तो वहाँ से हम वहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड करेंगे, तो आप लोग वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं करूँगा स्किप। अब आ जाओ, कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ हैं? मतलब खोदना ही नहीं है ज़मीन को, उससे क्या लाभ होंगे? देखो, अगेन वही चीज़, शून्य जुताई, लाभ मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी मतलब फ़ायदा, फ़ायदे की चीज़ बताएगा तो हम रखेंगे, अगर फ़ायदे की बात नहीं करेगा तो हम लोग गोली मार के हटाएंगे, साइड भगाओ। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है? भाई शून्य जुताई तो कह रहा है ना, जलाओगे कटाओगे वो सारी चीज़ें तो, और यहाँ संभव की बात कर रहा है, होता है अभी नहीं कह रहा कि होएगा ही होएगा, है ना। तो संभव हो सकता है, तो पहला तुम सही मारो। फिर देखो, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। देखो संभव संभव संभव, नई तकनीकी प्लस संभव की बात कर रहा, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर डी मारो। ठीक, तो तुक्का नहीं है, संभव कुछ सोचो ना। अगर तुम्हारा प्रीलिम्स पिछली बार हो या कभी नहीं क्लियर हो रहा है, तो कुछ तो उसके अंदर समस्या होंगी, उस समस्या को सुलझाओगे, नई चीज़ लाओगे, नई चीज़, मेरी वीडियोस देखोगे तुम लोग कि भाई कैसे कॉन्सेप्ट, कैसे थॉट डेवलप करना, उसके बाद से तब तुम नई चीज़ अप्लाई करोगे ना, और नई चीज़ अप्लाई करोगे तो संभव है कि प्रीलिम्स निकलेगा, इस वजह से वो थॉट पे अप्लाई करके निकालना। ठीक है, तो इस वजह से 83rd क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आ जाओ 84th क्वेश्चन। देखो 6 है, 6 का 4, 6 का 4, 5 का 3, और जैसे आगे बढ़ते जाते वैसे वैसे एक एक अनुपात में अपने हिसाब से बढ़ाते रहना, पहाड़ी जैसे याद कर लेना। ठीक है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? ठीक है, कच्चे माल के रूप में किस किस का हो सकता है? देखो 3 ऑप्शन तुम्हारे पास, 4 वाले ही हैं। ठीक है, सारे तो हो नहीं सकते हैं। फिर देखो, कसावा पता ही नहीं है मुझे क्या होता, लेकिन क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का तो इस्तेमाल हो सकता है ना, ये हो सकता। सड़ा आलू, चुकंदर, कुल्थी, मूंगफली के बीज, देखो सारे कंफ्यूजिंग है कि नहीं है? लिख करके देता हूँ, गलत ही मार के आओगे, क्योंकि सब एक जैसे ही लग रहे हैं यार। सड़ा हुआ आलू भी है, दाने भी हैं, गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज भी हैं, और कुल्थी क्या होता है भाई, इसके बारे में पता ही नहीं है हमें, है ना। इसके बारे में पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चला, और ये पढ़ने के बाद ही सही होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें यहाँ से कुछ कुछ करके क्लियर करवा दूँ कि भाई कसावा नहीं हुआ तो देखो यहाँ पर ये है, वो नहीं काम करेगा। तुरंत कमेंट सेक्शन में गालियाँ देना चालू कर दोगे, कुछ भी पढ़ा रहा है, कुछ भी भौंक रहा है, और मैं वैसा नहीं काम करूँगा। ठीक है, जहाँ पर कुछ ये बुद्धि लगेगी वहाँ लगाएंगे, जहाँ नहीं लगेगी नहीं लगाएंगे, खत्म बात। और जितनी बुद्धि विकसित हुई है उतनी लगाएंगे ना, अगर उतनी बुद्धि विकसित हो गई होती तो अभी तक तो हो गए होते ना, तुम्हारे सामने आईएएस आकाश पटेल बैठा होता। ठीक है, अभी हम बुद्धि निर्माण की प्रक्रिया में हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं तो छोड़ूंगा आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ 85th क्वेश्चन। मैं वापस ये बार बार तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ, यूपीएससी में तुमको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, कि टेंशन में आ जाओ, और ये छुड़वा दिया, देखिए ये छुड़वा दिया, ये छुड़वा दिया, छुड़वाया जा रहा, छुड़वाया जा रहा। अरे भाई जहाँ आगे भी क्वेश्चन आएंगे उसमें भी छोड़ेंगे। जब तुम्हें पता है कि गलत करोगे मेरा भाई, 90% चांस है कि ये चीज़ गलत हो सकती है, तो मैं वहाँ क्यों कुल्हाड़ी मारूंगा, अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारूंगा? मैं वहाँ ज़्यादा पसंदीदा खेलना पसंद करूँगा ना, जहाँ पर जो है मैं कर सकूँ। ठीक है, आ जाओ 85th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में, आर्थिक पैसा वाला संबंधित। ठीक है, किसका माप है? एक प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। फिर देखो, किसी देश की जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता जिन्हें अपने जो वस्तुओं एवं सेवा प्रदान, कहाँ से?
मतलब सामाजिक की बात कर रहा है, ठीक है। और समाज और कार्बन, कार्बन जितना ज़्यादा निकलेगा उत्सर्जन वगैरह संबंधित, और उसका पद छाप और मूल्य, मूल्य तुम क्या किसी चीज़ का अभी तुरंत निकाल दोगे? कार्बन का मूल्य अभी तुम तुरंत, ये वो वाला मूल्य नहीं है कि भाई इसका प्राइस बताओ कितना, वो प्राइस वाला मूल्य नहीं है। सोशल प्राइस इसका क्या होगा, मतलब बाद में इसके क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं उससे संबंधित है। देखो, किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास, क्या कुछ भी, पृथ्वी और किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदित कार्बन पद चिन्ह, कहाँ से जाओगे भाई? और आर्थिक मूल्य में किसका संबंध है? तो यहाँ पर तुम मार सकते हो ए, क्योंकि दीर्घकालीन क्षति है। कार्बन का भाई सामाजिक रूप दीर्घकालीन ही पड़ता है। जो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्लोबल वार्मिंग पड़ रही है वो एक सामाजिक मूल्य का ही तो तुम अदा कर रहे हो, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, नहीं आता हम देखते हैं। 86 क्या कह रहे हैं? भारत में दालों के उत्पादन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है। दाल, हमको एक बात बताओ, क्या दाल तुमको सिर्फ सर्दियों में देखने को मिलती है, या उड़द की दाल तुमको सर्दियों में देखने को मिलती है, गर्मियों में या खरीफ के टाइम पे नहीं मिलती? दाल तो हमेशा मिलेगी। तो ये तो सही है, लेकिन सेकंड देखो, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग होता है। आधा भाग, कितनी सारी दाल है, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, पता नहीं फलाना दाल, ढिमाना दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, उतनी सारी दालें हैं, उसमें से आधा जो है मूंग ही। देखा है, मूंग तो हम लोग यार जिम वाले लोग खाते हैं, और अधिकतम टाइम मूंग की दाल बहुत रेयर चांसेस में खाते हैं हम लोग। तो उसका उत्पादन कोई ज़्यादा क्यों ही करेगा? है पौष्टिक, सब कुछ है, लेकिन आधा भाग, सीधा 50% उसको मिल जाएगा क्या? खुद सोचो, बुद्धि लगाओ, खुद सोचो। नहीं लगेगा, काहे दूंगा मैं आधा भाग किसी को? तो वो सेकंड में गलत, जहाँ जहाँ सेकंड है उसको गलत करो, और जो जहाँ नहीं है उसको सही मार के आगे बढ़ो, ठीक है। देखो, बार बार वही कह रहा हूँ, हमें बुद्धि के लिए काम करना है। आंसर, आंसर भाई हमें आंसर सही चाहिए, वो काम नहीं होगा। पहले ही बता रहा हूँ, तुक्का लगवाओ भाई साहब, तुक्का लगवाओ, तुक्का लगवा दो, तुक्का लगवा दो। अगर तुक्का लगाने से प्रीलिम से निकलता तो हिंदी मीडियम कब का प्रीलिम से निकाल चुका होता, ठीक है। क्यों इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जो है उतनी पोस्टों में से 30, और जनरल कैटेगरी से तो एक मुश्किल से आईएएस भी निकल रहे हैं। प्रीलिम से निकालेंगे तभी तो, और उस प्रीलिम से निकालने के लिए बुद्धि की जरूरत है। इंग्लिश मीडियम वाले सारे पीवाईक्यूज देख लो उठा करके, थॉट प्रोसेस वाले हैं, कौन कहता है तुम्हें तुक्का लगाने वाला है, ठीक है। इस वजह से आ जाओ 87वां क्वेश्चन। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। उपोष्ण मतलब थोड़ी, और नॉर्मल, उष्ण मतलब गर्म वाली, ठीक है। उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, मतलब ठीक ठाक और ज़्यादा वर्षा की जरूरत होती है। क्या आवश्यकता है? हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता। अब यहाँ से देखो, जरा सा ये पढ़ा, बुद्धि लगाई है, बुद्धि लगाई है। नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है? कौन सी जो होती है? काली मृदा, नाम सुना है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी कौन सी खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? पढ़ा है ना भाई, कुछ तो पढ़ा होगा, इतना तो अनपढ़ नहीं है। पढ़ेंगे हम लोग, नहीं पढ़ा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, तुक्का लगाने से थोड़ी होगा। तो काली मृदा कपास के लिए जाती है, हेंस हम लोग आंसर जाएंगे कपास पर, ठीक है। आगे बढ़ें, 88 क्वेश्चन देखें। 88 क्वेश्चन में सौर जल पंप विचार, अगेन वही साइंस टैग और वो सारी चीज़ पॉजिटिव में जाएगा। देखो, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। क्यों नहीं हो सकता भाई, खुद बताओ। और यहाँ दो क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखो। हो सकता है कि निमज्जनी के लिए हो, पृष्ठीय के लिए ना हो, पहला तो वो हो गया। दूसरा क्या है? हो सकता है दोनों के लिए हो, है ना। और नहीं की बात कर रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। फीलिंग्स पे जाओ, पहली वीडियो जा करके आओ, देखो फीलिंग्स, जिस तरीके से तुम्हारी अन्य जो विपरीत जो लिंग है उनके प्रति आप लोगों का जो है फीलिंग्स जागृत होता है, तो वो फीलिंग्स इन क्वेश्चंस के साथ भी अपनाओ ना।
जहाँ पॉजिटिव जगह मिलती है, पॉजिटिव चीज़ मिलती है, पॉजिटिव जिसे एक वर्ड बोलते हैं हम लोग सॉरी, वाइब, पॉजिटिव वाइब मिलती है तो उसके साथ रहते हो ना। कि नेगेटिव वाइब टॉक्सिक है तो इसको तो मारूंगी, आजकल नीला ड्रम भी चल रहा है, ठीक है। तो टॉक्सिक वाली चीज़ें होंगी उसको हटाओगे, तो उसी तरीके से टॉक्सिक जो चीज़ें हटाओ। यहाँ पर भी देखो टॉक्सिक है। फिर देखो सौर ऊर्जा का प्रयोग अब केंद्रीय पंप को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए नहीं, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, हटाओ, कैंसिल करो, डी आंसर, आगे बढ़ो, ठीक है। टॉक्सिक और वाइब मैच कर रही है, अपना सेंसी वाला जो है उस हिसाब से पढ़ने का है हमें। अब आ जाओ 89 क्वेश्चन। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रतिरोध क्या है? जब बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि पर तैयार होती है तो बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है, होगी ना। एक आप लोग खेत में फेंकते चलो, फेंकते चलो, फेंकते चलो, क्या पता किससे होगा किससे नहीं होगा। और एक जो है बर्ड चिप सेटलिंग से जा करके पर्टिकुलर चीज़ें लगाओ तो तुम्हारे बीज बचेंगे नहीं बचेंगे? बचेंगे ना। तो पहला तो सही है। अगर पहला सही है तो तुम्हारा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। लगाना है, ऐसा नहीं करना है। आंख बंद करके कान में जो है ईयरबड्स लगा करके, हेडफोन ईयरफोन लगा करके जो है तुम लोग सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, और हमारी तो आवाज़ भी ख़राब है, ठीक है। लेकिन ये चलाओ, आवाज़ सामने वाला मैटर नहीं करता, कितना समझ रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। देखो, जब सेट्स को सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। रुकते हैं, देखते हैं, तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में नहीं यार। देखो, गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। ऊतक संवर्धन का मतलब समझते हैं? जैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ का ऊतक का निर्माण बनना, आगे बढ़ना वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है। तो तुमको बताओ मुझे, सेकंड में एंड फोर्थ में किसमें ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है? अपनी वाली वाइब मैच कर रही है तुम्हारी? अगर तुम्हारी दो के साथ है तो भाई तुम एकदम टॉक्सिक आदमी हो या टॉक्सिक लड़की हो। दो के साथ कैसे जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, एक तो इतना बड़ा दे रखा है, और मैंने तुमको बताया जब भी यूपीएससी बड़ी वाली चीज़ें जो देता है वो गलत चांसेस ही होते हैं उसके, ठीक है। तो तुम जाओ 1 एंड 4 की तरफ क्योंकि उसकी पॉजिटिव वाइब है, वाइब के साथ खेलना है। जैसे वो तुम्हारे फीलिंग्स के साथ खेल के गई, ठीक है, तो तुम्हें वाइब के साथ खेलना है, ठीक है। अब आ जाओ जी, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों पारितंत्रानुकूली, मतलब भारत रेगुलर चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है। देखो भाई, फसल विविधीकरण, मतलब फसल विविधीकरण मतलब आज ये बोया है, कल ये बोया, कल वो बोया, कल वो, मतलब अलग अलग फसलें जो है बोई जाती नहीं बोई जाती। क्या तुम पूरे साल भर जो है गेहूँ रोटी खाते रहते हो क्या? चावल आता है अलग अलग जो है, जो ज्वार बाजरा सब कुछ उगता है। तो फसल विविधीकरण है, तो पहला तो सही होगा, पहला जहाँ नहीं है उसको गलत करो। देखो तुम सीधे आ गए 1 2 3 एंड 1 2 3 4 पर, तो मतलब 2 3 तो आगे वाले तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या होंगे, सही होंगे। अब देखो, वर्टिकल फार्मिंग या ऊर्ध्वाधर कृषि का मतलब क्या होता है? देखो, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ, ये ये ऊर्ध्वाधर कृषि में मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एरोपोनिक्स हो गया, क्या होता है, पानी पर जो चीज़ें उगती हैं, फिर जो है हवा में जो स्प्रे करके दिया जाता है, उनके पोषक तत्व दिए जाते हैं, वो उगते हैं। मतलब एक ही बिल्डिंग में इस तरीके से एक तरह के बिना मिट्टी के जो एक दूसरे के ऊपर जो चढ़ा करके जो खेती की जाती है वो। क्या भारत में तुमने ऐसा देखा है क्या कि वो अनुकूल है भाई? है, नहीं देखा। हमारे किसान वैसे काम करते हैं क्या? खुद सोचो ना यार, नहीं करते हैं ना। वर्टिकल देखो, मतलब निकालने का जो है वो सिर्फ है, जैसे ही तुमने मतलब निकाला वैसे ही तुम्हारा काम आसान हुआ, जैसे आज की दुनिया कर रही है। मतलब निकला, हाँ भाई मेरा मतलब निकल गया है, अब इससे जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाओ। तुम्हें भी यहाँ यूपीएससी वाले से यहाँ पे मतलब ही निकालना, ठीक है। 91 क्वेश्चन मेरा, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ? फर्टिगेशन दो शब्दों से मिल करके बना है, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। फर्टिलाइजर जो तुम्हारा उर्वरक वाला वो, और इरिगेशन वाला है जो तुम्हारा जो गेशन वाला जो है इरिगेशन मतलब सिंचाई, ठीक है। देखते हैं
सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। अगेन वही चीज़ मैंने बात बताई, जब भी साइंस टेक से संबंधित या नई प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई भी चीज़ें आती हैं तो क्या होती हैं, और संभव की बात करें तो हाँ भाई जरूर संभव है, क्योंकि नहीं अगर संभव होता तो हम उसको चिल्लाते ही क्यों। इस वजह से पहला सही है। और देखो जहाँ पहला नहीं है उसको हटा दो। आ जाओ फिर, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। देखो ठीक है, मैंने तुम्हें बार बार एक ही चीज़ बोली है, भले साइंस टेक हो, भले साइंस टेक हो, लेकिन एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल ही पार, बिल्कुल ही पार, बिल्कुल ही पार चला जाए तो उसे तुम्हें एक्सट्रीम चीज़ हटा ही देनी है, मतलब यार ख़त्म चीज़ करो उसको। ठीक है, तो उस वजह से सेकंड गलत होगा। जैसे सेकंड गलत करोगे तुम्हारे आंसर तक पहुँचोगे। ये नहीं पता था मुझे भी, लेकिन आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा? बुद्धि से, थोड़ा लॉजिक लगा कर, कि सभी फॉस्फेटिक उर्वरकों के लिए, मतलब हर मर्ज की एक ही दवा दे रहा है, डोलो, डोलो खा लो। क्या हो रहा है भाई? डोलो खा लो। सर दर्द कर रहा है, डोलो खा लो। पैर दर्द कर रहा है, डोलो खा लो। मर गया हूँ, डोलो खा लो। उससे थोड़ी होगा, है ना? तो सभी के लिए तो एक ही चीज़ नहीं है भाई, इस वजह से सेकंड गलत। आ जाओ 92। आई होप आप लोगों को भी नहीं आता है, ठीक है? और नहीं आता है तो मैं जैसे पसंद करूँगा स्किप करना। देखो मुश्किल से मुश्किल मैं 15 से 20 क्वेश्चन स्किप करवाऊँगा, और इतना मैं भी जानता हूँ कि तुम भी कितने ही बड़े माई के लाल हो, जो तुमको नहीं पता वो नहीं ही करोगे। हालांकि हम 92 क्वेश्चन तक पहुँचे हैं, तुम्हारे क्वेश्चन ज़्यादा सही हैं, गलत वाले चांसेस बहुत कम हैं। तुम जा करके पूरी वीडियो उठा करके देखो, गलत कम है, लेकिन छोड़े मैंने ठीक ठाक क्वांटिटी में, कि नहीं आ रहा भाई नहीं टच करना है, जहाँ बुद्धि लगी वहाँ बुद्धि लगाऊंगा। ठीक है, और इसमें मैं क्या बुद्धि लगाऊँ बताओ? नामित प्रमुख खनिज है बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलेमेनाइट। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, इस वजह से इसे स्किप करने का। आ जाओ 93rd क्वेश्चन। महासागर औसत तापमान निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखो OMT का 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है। जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होता है। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, अभी मैंने ऊपर एक चीज़ बताई थी, जब भी यूपीएससी कोई नंबर वगैरह देता, नंबर देता, डेटा देता, वो गलत देता है ना? तो 129 मीटर एग्जैक्ट दे रखा, लगभग भी नहीं बोला भाई, फुल है 129 मीटर तक ही दे रहा हूँ मैं, पूरा ही दे रहा हूँ तुझे, जाओ ले जाओ। नहीं भाई, रुको, ठहरो, सोचो, 129 मीटर तक नहीं है वो है 50 से 100 मीटर तक मापा जा सकता है, और दक्षिण पश्चिम में 59 मीटर है। लेकिन मैं तुमको ये याद करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बस इतनी सी बात कह रहा हूँ, जहाँ पर भी नंबर दिखे तो वहाँ थोड़ी देर रुको, तुमको आता है या नहीं आता, तुमने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है गलत मारो, अगर पढ़ा है तो तुम्हारा सही होगा ही होगा, है ना? तुक्का नहीं, तुक्का नहीं। ठीक है, आ जाओ सेकंड में। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक होगी। OMT इसी वजह से नापा जाता है कि ताकि वर्षा का जो है संभावना या पता लगाया जा सके कि जो रेगुलर जितनी वर्षा हो रही है उससे ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा करेक्ट। तो पहला तो गलत हो गया, सेकंड सही है। और देखो इसमें कोई नेगेटिव चीज़ भी नहीं लग रही है, या एक्सट्रीम भी नहीं लग रहा है, या फंसाने वाली कहीं चीज़ भी नहीं लग रही है। देखो यहाँ पे बोला है कम होगी या अधिक, दीर्घकालीन औसत वर्षा, औसत तो तुम भाई दीर्घकालीन का ही लिखा हुआ है, औसत किस चीज़ का निकलता है? और वर्षा का औसत, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका औसत तुम बहुत टाइम की जो चीज़ें हो रही है उस पर निकालोगे ना। ठीक है, तो वो सोच थोड़ा लाना है। ठीक है, आगे बढ़े, आंसर तक हम पहुँच गए हैं। फिर आ जाओ 94th क्वेश्चन। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। विचार, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों को खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। अभी पता तुम लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, जो उर्वरक ब्रांड को ये भारत ब्रांड के नाम से दे दिया है। अगर उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, अगर उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता तो काहे का फिर वो करता, क्यों उसका नियंत्रण, वो नाम चेंज वगैरह करता? है भाई, नियंत्रण है। ठीक है, तो इस वजह से ये तो क्या है, गलत है। जैसे ही गलत मिला, केवल वन, जहाँ जहाँ वन वन मुझे दिखेगा मैं उसको
काट दूंगा जैसे वो तुम्हारा काट गई। ठीक, देखो फिर सेकंड, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। अमोनिया है भाई, यूरिया से ही तो बनता है, वो यूरिया से ही तो निकलता है। तो सेकंड तो है भाई सही, और देखो यहाँ पर भी सेकंड सेकंड है, तो सेकंड तो बिना पढ़े तुमको नहीं मालूम तो भी सही होगा। थर्ड देखो, सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है। उपोत्पाद का मतलब बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का मतलब कि मुझे ये नहीं बनाना था, सल्फर नहीं निकालना था, लेकिन सल्फर उसका बाय प्रोडक्ट है, मतलब उसके थ्रू वो निकल गया है। तो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक का जो भी कच्चा माल वगैरह जो भी होगा उतनी सारी चीज़ें निकलेगी, क्या एक चीज़ नहीं निकलेगी? देखो निकलने की जगह पे आएगी तो सब कुछ निकलेगा, तुम इतना मानो सब कुछ निकलेगा। ठीक है, तो 2 और 3 भी करें, वही बात तुमको साइंस टेक में आगे की तरफ ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी तरफ भागने का है। अब आ जाओ जी 95th क्वेश्चन। 95th क्वेश्चन में क्या है, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु का आप लोग समझ ही रहे होंगे कहाँ होगा, राजस्थान में होगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो यह 2 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, हो सकता है नहीं पता, होल्ड रखो। उद्यान के अंदर कोई मानव आवास स्थल नहीं है। अब खुद सोचो तुम एक बार, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, और वहाँ पर वो जो है मरु की बात कर रहा है, रेगिस्तान की बात कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 जिलों में कोई भी इंसान ही नहीं रहता हो? है पॉसिबल है क्या? 2 जिलों में कोई स्थान नहीं है, मतलब लोग ही नहीं रहते हैं वहाँ, एक भी मानव स्थान ही नहीं है, और 2 जिलों की बात कर रहा, अंदर कोई मतलब नहीं है। कैसे नहीं होगा भाई? होगा, कुछ तो लोग रहेंगे ना राजस्थान में ऐसी, और मरु राष्ट्र में कुछ तो वहाँ पे, ऐसा थोड़ी कि रेगिस्तान में लोग ही नहीं रहते हैं, जैसलमेर में भी ठीक ठाक घर बने हुए हैं, तो अच्छा पर्यटन स्थल बना हुआ है, तो कैसे कैसे होती है वहाँ मानव स्थल नहीं होगा? ठीक है, तो मानव स्थल है, तो सेकंड गलत, सेकंड गलत, सेकंड गलत, सेकंड गलत, आ जाओगे सीधा आंसर पर। ठीक है, आ जाओ, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ये तुमको मैपिंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसका आंसर नुब्रा घाटी के उत्तर में, उत्तर कहाँ होगा तुम्हारा? ESWN, नुब्रा घाटी के उत्तर में, मतलब ऊपर की तरफ। इसका आंसर मुझे पता है भाई, कुछ तो पढ़ा होगा, सब कुछ थोड़ी तुक्का और वैसे लगाएंगे, है ना। चलो जी आगे बढ़े। 97th क्वेश्चन देखो, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म को और विचार के लिए प्रसिद्ध स्थल कहाँ है और वर्तमान राज्य का? भिलसा आप लोग बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग नाम सुने ही होंगे भिलसा का, भिलसा का, भिलसा का। ठीक है, कहाँ है भिलसा? मध्य प्रदेश में ही है, और यहाँ पे इसने मिलान सही कर रखा, भिलसा सही। द्वार समुद्र गिरिनगर, देखो गिरिनगर तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है, वो है गुजरात में जी। स्थानेश्वर है हरियाणा में, HR में, मुझे एक ही मालूम है इसमें, HR में है कौन? मुझे 2 मालूम है, एक तो गिरिनगर और स्थानेश्वर। भिलसा मध्य प्रदेश या उस बीच वाला जो रीजन है वहाँ। देखो गिरिनगर गुजरात में, तीसरा मुझे कंफर्म है, तो तीसरा मैं क्या करूँगा, जहाँ तीसरा नहीं है उसको मैं काट दूंगा। ठीक है, अब या तो पहला सही हो गया, दूसरा, दूसरा मुझे नहीं पता, और मुझे जहाँ नहीं पता होता मैं उसको मारता ही नहीं हूँ, जो मुझे जहाँ तक लगता है जो सही लगता है मैं उसी को मारूंगा। तो मैं मारूंगा इसे 1 और 3। क्यों मारा? क्योंकि भिलसा मध्य प्रदेश वाले इलाके में ही है। ठीक है, ये सब मंदिर और वहाँ की जो संस्कृति और वहाँ जो ना आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ये क्वेश्चन है तुम्हारा में, जो प्रीलिम्स का सिलेबस वाला जो हिस्सा है वहाँ से है ये। ठीक है, फिर चलो आगे 98th क्वेश्चन। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ, हो सकता है किया हो, लेकिन देखो एक और चीज़ ना, आयोग हो, कोई अथॉरिटी हो, प्राधिकरण हो, कोई और जैसे जो भी संविधान वगैरह जो भी ऐसा कोई बोलता है कि इसने बोला है, जैसे पॉलिटी में हम क्या करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार, तो गलत होता है, तो इसके अंदर भी उस तरीके की जो चीज़ें आएंगी वो लगभग गलत है। और देखो यहाँ पर अगेन वही चीज़, डाटा दिया है, डाटा भी मान करके गलत होगा, इसको भी मानोगे तो भी गलत होगा, है ना। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं तुम्हारे पास, 2 में से एक तो गलत होगा ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट को तुम गलत करो, ये हटा दो, ये हटा दो, अब तुम्हारे पास 2 और 3 पड़ा है। ठीक है,
और 2 एंड 3 पढ़ा है तो तुम्हें क्या पता है, जब भी 3 वाला जो कथन आए उनमें से अधिकतम की तरफ जाने का है, अधिकतम की तरफ जाओगे 2 और 3 आएगा, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन पढ़ेंगे। CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अंतर्गत हुआ। हाँ भाई बिल्कुल हुआ है। ठीक है, फिर देखो विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। हाँ, भारत पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनर वाटर है, भूजल का जो सिंचाई वाला जो एरिया होता है, सबसे ज़्यादा भारत ही उससे खेती करता है। जब आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे मेंस के लिए तो वहाँ पर भी यह काम आएगा आपको। ठीक है, तो आप मार दीजिए ऑप्शन बी। आ जाओ 99 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। क्या उत्तरी गोलार्ध में ही होते हैं क्या है? और केवल की बात कर रहा है कि उसके अलावा कहीं और हो ही नहीं सकते। गोलार्ध दो हैं, आप लोगों को पता होगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो पहले को और केवल बोला है, मैं तो गलत मानूंगा, लेकिन फिलहाल देखते केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी। अब देखो केवल तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखो कुछ चक्रवात, इसमें ना तो सभी लिखा है, इसलिए कुछ चक्रवात। केवल यहाँ से हटा भी दोगे ना तो भी लगेगा कुछ चक्रवात, एक ही बात है ना। केवल कुछ चक्रवात और कुछ चक्रवात बात है ना भाई। हो सकता है कि 10 में से एक करता है, लेकिन करता तो है, वाताक्षी उत्पन्न करता है, केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करता। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा सही होगा। सेकंड देखो, जहाँ जहाँ नहीं है उसको काट दो, ये काट दो, ये काट दो। अब देखना वापस वही चीज़, मैं तुमको कब से एक ही चीज़ बताया जा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ नंबर और वो सारी चीज़ आएगी, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम बोला है, कम नहीं ज़्यादा होता। अब एक और चीज़, इसका एग्जाम्पल सुनो तुम। जब हम भी कोई पंखा मोटर, एक तरीके से जो तुम्हारी जो चक्रवात होता है वो भी तो एक तरीके से एक उसका एपिसेंटर होता है, तभी तो घूमता 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 हो जाता है ना, उसका एक केंद्र बिंदु है ना। उसी तरह जब हम पंखा चलाते हैं या फिर मोटर वगैरह जो भी चलाते हैं, या जब हम गर्मियों में कूलर वगैरह जब चलाते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा 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 उसका सेंटर पार्ट जो होगा, क्या वहाँ पर गर्मी होगी या ठंडी होगी? खुद सोचो, तापमान ज़्यादा होगा या कम होगा? जब भी तुम, अरे भाई तुम छूते होगे उस वाले भाग को, तुमको थोड़ा गरम गरम लगता होगा ना, गरम लगेगा या नहीं लगेगा? घुमाते 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 फिर उसको छूना तुमको गरम लगेगा। तो वही चीज़ वहाँ पर भी अप्लाई करो। चक्रवात भी तो घूम रहा है, बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो आसपास के वातावरण से ठंडा कैसे होगा? ठंडा बाहर वाली चीज़ होगी। ठीक है, अंदर इससे क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस अधिक जो है इसका तापमान होगा, इस वजह से तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। जैसे तीसरा गलत हो तुम्हारा आंसर। ठीक है, और फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे 100वें क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो 100वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? बाघ आरक्षित क्षेत्र, क्रांतिक बाघ आवास क्षेत्र। ठीक है, ऐसे समझ लो तुम कि ये तो है कि या तो छोड़ सकते हो, लेकिन वही है कि लास्ट क्वेश्चन छोड़ना क्यों? देखो नागार्जुन सीसैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में जो सबसे बड़ा एरिया है। और देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ, तुम पढ़ोगे भी तो सही कुछ चीज़ें, मैं तुमको ऊपर से ही बोलता आ रहा हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जो पक्षी अभयारण्य, फिर जो है बायो रिजर्व क्षेत्र, ये सब पढ़ने हैं, ये सब याद रखने हैं तुम्हें। सब कुछ तुम तुक्केबाजी में नहीं लगाओगे ना। ठीक है, तो तुम्हें वो सब काम करना पड़ेगा अभी से ही। ठीक, और इस वजह से पढ़ा हुआ तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 100 का। नागार्जुन सीसैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड साइड। ठीक है, और देखिए आई होप मैंने जो ये पूरी सीरीज 2020 का जो पेपर करवाया है, और इसमें आप लोग को थोड़ी हेल्प मिलेगी, और मेरी बातें आप लोग को थोड़ी बहुत टच करी होंगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, छोटा भाई बड़ा समझ करके जो है अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन पढ़िए ज़रूर, थॉट डेवलप करिए। हिंदी मीडियम के पास बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं, ये मैं लिख करके देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के पास तमाम सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उस वजह से कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, है ना।
ऐसा मत करिए कि बीच में छोड़ करके, भले आप एक काम करो, बीच में देखिए, पॉज कर दो अपना जो भी काम है। आई नो कि आप लोग एक साथ 1 घंटे की वीडियो आप लोगों के लिए 10 घंटे के बराबर है, लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, पूछना तो पड़ेगा ना। 10 वाला बिस्कुट कितने का जो है जी, वो देखने के बाद आपके पास वही वीडियो को, वही रील को आप लोग लगातार पता नहीं कितनी बार देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे का ये वीडियो नहीं देखा जा रहा, तो फिर तो सोचने वाली बात है ना। फाइनली हम लोगों ने 2020 का पूरा पेपर सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। आप लोग अपने साथ साथ, मेरे साथ साथ थॉट डेवलप करने में अपनी जो है मेहनत करेंगे, हिंदी मीडियम का नाम रोशन करेंगे और अगले साल तक प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। नेक्स्ट अगली वीडियोस जो हम 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो सॉल्व करेंगे। अगेन मैं एक ही चीज़ बार बार कहूँगा, प्लीज़ इसे तुक्केबाजी वाली क्लास समझ करके ना लें, इसे थॉट डेवलपमेंट वाली जो क्लासेस हैं उसके हिसाब से लें। और मैंने शुरुआत में आप लोग को कहा था कि हम लोग पूरा पेपर करने के बाद कुछ चीज़ों का मर्म निकालेंगे, ठीक है। तो मर्म हमने पहली चीज़ क्या निकाली, पॉलिटी में तो था कि हमें आर्टिकल्स जो स्टार्टिंग वाले जो संसद और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हमको पता चले हैं, और जो लगभग हर जगह तुमको पता चलता है, ठीक है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा कुछ लिखा हुआ जो वर्ड आता है, ठीक है, वहाँ से लगभग वो गलत जाएगा, ठीक। साइंस ट्रैक में हमें पॉजिटिव वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाना है, लेकिन बुद्धि की तरफ जाना है। हमारा पूरा ध्यान हमारी इस पे चलना चाहिए, हमने क्या पढ़ा है वो नहीं। हम जो पढ़ करके जाते हैं वो बहुत कम ही आता है, ठीक, क्या ही आता है हम जो पढ़ करके जाते हैं, है ना वो। फिर दूसरा एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी, सतत वाली चीज़, सतत वृद्धि सतत वृद्धि सतत वृद्धि, जितनी बार भी हमने इस पेपर में देखा सारी गलत हुई हैं, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, जितनी भी संख्या वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें लगभग गलत थे। चौथा हमने देखा जो बिल्कुल अननोन हटके वन लाइनर वगैरह जो जैसी थी उसमें थोड़ा बहुत जो एवरेज था वो एक का थोड़ा ज़्यादा था, है ना, तो वो हमने देखा। और क्या देखा सोचो आप लोग, इकोनॉमिक्स में हमने ये देखा कि हमें जो है एग्जैक्ट जो पढ़ रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन है, और इम्प्लीमेंटेशन ईजी वे में है कि उसको हम रियल इकोनॉमी से, खुद की अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ करके देखते हैं, वहाँ थोड़ी सी बुद्धि लगा रहे हैं, आंसर निपटा लेंगे। तो इस पूरे सेशन का जो पूरी पीवाई का एनालिसिस का था, इतना थोड़ा बहुत मर्म निकाला है। बाकी आप लोगों को क्या क्या और चीज़ें अच्छी लगी आप लोग बताएं, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो जो चीज़ें होती हैं आप लोग करिए, है ना। और फिर से मैं आप लोगों से आशा करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। प्लीज़ मेहनत करिए, साथ में मेहनत करते हैं, साथ में फोड़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूँगा इस वीडियो से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का काम है सेट ए 2020 का पूरा सॉल्व करके रखिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए, जय हिंद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।